चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते। जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि आज आपका न्यू टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और ये न्यू टेस्ट का सीरीज जो है आपका चलेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज ये भी करते हैं कि सर इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, अरे क्या होता है, एग्जाम निकालना है कि नहीं निकालना है आपको। आप टफ, इजी, मॉडरेट के चक्कर में कभी नहीं रहिए। आप कोशिश कीजिए डेली अगर कंटिन्यूटी के साथ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्या एग्जाम में इजी क्वेश्चंस नहीं आता है? क्या एग्जाम में खाली टफ ही क्वेश्चन आता है? मेरे भाई आपको पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा। हमारे टेस्ट में सभी लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, हर तरह का क्वेश्चंस आपके सामने आएगा आपको परफेक्ट बनाने के लिए। इसलिए शिद्दत के साथ उसको एक्सेप्ट कीजिए और बहुत ही मजेदार तरीके से क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए तैयार रहिए। आप उसके काउज को जानने का कोशिश कीजिए कि एक्चुअली में क्वेश्चंस पूछता क्या है। हम आपको कहते हैं आप अपना दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि टेस्ट कंप्लीट रूप से देना है और उसका डिस्कशन डेली यूट्यूब पर शाम में 7 बजे लाइव आएंगे तो करना है। और डेली जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो सब आपको घर में करना है, थ्योरी पढ़ना है, घर में पढ़ना और ये काम करना है। आप कंटिन्यूटी में अगर बने रहिएगा ना और छोटा छोटा पॉइंट्स को अगर लिखते चले जाइएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, कह रहा है कि ऊनी कपड़े हमें सर्दी में गर्म रखते हैं। ये तो बात सही है और हम लोग ऐसा फील भी करते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये असर्शन हमारा करेक्ट है। तो मेरे भाई अगर ऊनी कपड़े की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम ऊनी कपड़े की हम बात करते हैं, ये जो ऊनी कपड़ा हमारा होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं जो ऊनी कपड़े हमारे होते हैं, इस ऊनी कपड़े में देखिएगा कि आपको मेरे भाई ऐसे करके ऊनी का जो कपड़ा हमारा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेड कंडक्टर ऑफ हम लोग हीट कहते हैं। इसको उष्मा का कुचालक हम लोग मानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? इसमें उष्मा संचरित नहीं कर पाती है, इसमें उष्मा का ये क्या होता है? हमारा कुचालक होता है जिसमें उष्मा संचरित नहीं हो पाती है। तो हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस किसी भी सूरत में रहेगा, जबकि बाहर का तापमान जो है बहुत ठंड के दिन में बहुत कम हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि उच्च तापमान से निम्न तापमान पर उष्मा संचरित होगी। अगर आप ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो बॉडी से उष्मा बाहर नहीं निकलता, इसलिए आपको ठंडा नहीं लगता है, क्योंकि ऊनी कपड़ा उष्मा का कुचालक होता है। उष्मा संचरण को क्या करता है? रोकता है। उष्मा का कुचालक मतलब ये उष्मा रोधी का काम करता है, उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। तो होता क्या मेरे में, जब हम ऊनी कपड़ा देखते हैं तो इस ऊनी कपड़ा में आप देखिएगा बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इस बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र में क्या होता है? एयर जाकर के घुस जाता है, इसमें हवा जाकर के घुस जाता है, इसमें एयर घुस जाता है, हवा घुस जाता है। और ये जो हवा होता है मेरे भाई, ये हवा की अगर हम बात करते हैं उसकी ऊष्मीय चालकता बहुत कम होती है। हवा की ऊष्मीय चालकता बहुत कम होती है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हवा की ऊष्मीय चालकता बहुत कम होती है, हवा की ऊष्मीय चालकता बहुत कम होती है मेरे भाई, हवा की ऊष्मीय चालकता बहुत कम होती है। और अगर ऊष्मीय चालकता किसी की बहुत कम होगी तो मेरे भाई आप समझ लीजिए कि ऊष्मा का संचरण भी नेग्लिजिबल कर देता है। ये उष्मा संचरण क्या कर देगा? तो कहेंगे नेग्लिजिबल कर देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एकदम मेरे भाई उष्मा का संचरण होने ही नहीं देगा, उष्मा का संचरण नेग्लिजिबल कर देता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि उसके अंदर में हमारे एयर पार्टिकल्स घुस जाते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं जो हवा होता है, इसकी ऊष्मीय चालकता, हवा की जो ऊष्मीय चालकता होती है, एयर का जो ऊष्मीय चालकता होता है वो कितना होता है? 0.026 वाट पर मीटर केल्विन होता है। यूनिट तक के याद रखेंगे, यूनिट तक। उसमें चालकता का यूनिट वाट पर मीटर केल्विन होता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कंसेप्चुअली कितना उसको पढ़ते हैं वो बहुत मैटर करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं भी देगा तो आप रिलेट कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो ये हमने कह दिया कि चलो ठीक है, ऊनी कपड़े जो होते हैं ये सर्दी में हम लोग ठंड के दिन में पहनते हैं तो गर्म कपड़ा गर्म रखता है, क्योंकि हमारे बॉडी से हीट ट्रांसफर नहीं होने देता है। क्योंकि ये इसका रीजन हमने आपके सामने में रख दिया। आगे बात करते हैं, अब इसका कारण कह रहा है। क्या मेरे भाई ये कारण उसका है? क्या उसका ये कारण है? कह रहा है कि ऊन जो है उष्मा का सुचालक है। हम कह रहे हैं कि ऊन जो है उष्मा का कुचालक है, यहां कह रहा सुचालक है। मेरे भाई कारण तो ऑटोमेटिक ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे सोचेंगे नहीं, आगे हम लोग सोचेंगे नहीं। सुचालक अगर होगा तो हमारे शरीर से गर्मी को बाहर निकलने से रोकेगा, सब थोड़ी होता है। सुचालक तो जाने देगा, कुचालक रोकता है। सुचालक की वजह से ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, पूरी तरीके से रीजन गलत है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। तो अगर मेरे असर्शन सही होता है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी
सी के साथ आप जाते हैं और ऑप्शन नंबर सी आप पढ़िएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर अगर बी पढ़िएगा तो हमारा कथन सही है, कारण गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर टिक आउट करेंगे। पढ़ करके आंसर करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आगे चलते हैं। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा रेशम के बारे में सही है, आपको बताना है। आप जो पढ़ते हैं, आप जिस हिसाब से क्वेश्चंस बनाते हैं, आप मेरे से डिस्कशन करते हैं, आपको जितना बेनिफिट्स होगा छोटे छोटे पॉइंट्स को जरूर मेंशन किया कीजिए, लिखा कीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई सिल्क की, हम बात करते हैं रेशम की बात करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई जो रेशम जो तैयार होता है, ये रेशम कीट से रेशम तैयार होता है। रेशम को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको सिल्क कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और ये क्या है मेरे भाई, तो ये प्राकृतिक हमारा प्रोटीन है, ये फाइबर का बना होता है, ये प्राकृतिक। आप ये कह सकते हैं मेरे भाई ये क्या रेशम क्या है, तो कहेंगे ये हमारा फाइबर होता है, इस बात को ध्यान रखना। और फाइबर में क्या पाया जाता है, कहेंगे इसमें प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर में प्रोटीन होता है। और रेशम जो तैयार होता है, रेशम तैयार किससे होता है, तो रेशम कीट से रेशम तैयार होता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। ये रेशम कीट से रेशम तैयार होता है, रेशम कीट से रेशम तैयार होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। रेशम कीट से रेशम तैयार होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जो रेशम कीट होता है मेरे भाई, आप सभी लोग देखे होंगे कि रेशम कीट शहतूत के पत्ते पर होता है। जो शहतूत होता है उसके पत्ते पर रेशम कीट देखने को मिलेगा। और हम लोगों को पता है मेरे भाई कि जो शहतूत होता है, उस शहतूत के पत्ते पर क्या होता है, शहतूत के पत्ते पर क्या होता है, कहेंगे रेशम कीट होता है। और इसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है। तो मेरे भाई अगर हम इसके लाइफ साइकिल के ऊपर चर्चा अगर करें तो हम सीधा कह सकते हैं सर, इसके अगर लाइफ साइकिल की अगर हम चर्चा करें तो इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, किसका, तो रेशम कीट का लाइफ साइकिल के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, जो रेशम कीट का लाइफ साइकिल हमारा होता है कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले तो क्या करेगा, तो अंडा देता है। सबसे पहले अंडा देगा, अंडा क्या बनेगा, तो लार्वा स्थिति में हमारा आता है। और फिर लार्वा से ये क्या बनेगा, तो कहेंगे ये प्यूपा अवस्था में हमारा डेवलप करता है। उसका ये स्टेज है, सब ध्यान रखेंगे। और प्यूपा अवस्था से वो किस अवस्था में आता है, तो कोकून अवस्था में आता है। और कोकून अवस्था के बाद वो फिर हमारा क्या बन जाता है, तो कहेंगे पूर्ण कीट बन जाता है। और फिर पूर्ण कीट हमारा अंडा देता है। ये इसका लाइफ साइकिल होता है। ये इस तरीके से ये चलता रहता है, इसका स्टेज हमारा यही होता है। लेकिन कई बार ये पूछा गया मेरे भाई कि रेशम बनना स्टार्ट कहां होगा, तो प्यूपा अवस्था में रेशम बनना स्टार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर रेशम बनना अगर स्टार्ट होता, रेशम बनना अगर स्टार्ट होगा तो याद रखना प्यूपा अवस्था में। और रेशम अगर सबसे अधिक डेवलप होता तो हमारा यहीं पर मिलता है। तो रेशम की मात्रा सबसे अधिक कहां मिलती है, तो मेरे भाई रेशम की मात्रा सबसे अधिक अगर हमें प्राप्त होती है, सबसे अधिक अगर प्राप्त होती है तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, उसको कोकून अवस्था कहते हैं। ये हमारा कोकून अवस्था होता है रेशम कीट का। ये सबसे ज्यादा कोकून अवस्था में रेशम को तैयार करता है। और ये सही लाइफ साइकिल इनका चलता है, इसी तरीके से ये चलता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, रेशम कीट के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई। जाहिर सी बात है, रेशम है तो रेशम हमारा प्रोटीन फाइबर का ही होता है। और हम कहते हैं कि हमारा इस तरीके से हम कहेंगे प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। तो ये तो हमारा मेरे भाई सही है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े का पालन करते हैं। और रेशम के कीड़े का पालन जो है वो क्या कहते हैं, सेरीकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला हमारा कहता है रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून अवस्था से प्राप्त करते हैं। किस अवस्था से, कोकून अवस्था में रेशम हमारा ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो रेशम के जो रेशे होते हैं ये रेशम कीट के किस अवस्था से, तो कोकून से अवस्था से प्राप्त करते हैं। उसका लाइफ साइकिल होता है। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बताइए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो आंसर क्या करोगे, तो 1 2 3 आपका करेक्ट होगा तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे डी, हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला दे रखा है कि शरीर की गति के लिए जोड़ों के संबंध में आपको बात करना है। मेरे भाई आपसे जॉइंट्स की बात करता है। हमारे शरीर में जॉइंट्स होता है ना, उसी जॉइंट्स की बात कर रहा है। अगर हमारे शरीर में जोड़ है, जॉइंट्स है, तो उसकी बात कर रहा है। सबसे पहला चीज हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई ये बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाई जो शोल्डर जॉइंट हमारा होता है, कैसा, जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, जो कंधे के पास हमारा होता है शोल्डर जॉइंट, ये बॉल होता है। और इसी में इस तरह से हमारा सॉकेट लगा हो रहता है, ये हैंड का रहता है, ये हाथ का रहता है, ऐसा करके इसी को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। ये बॉल की तरह हमारा होता है और ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऐसा ही होता है, इसके ऊपर हमारा घूम सकता है। जैसे ये कंधा है, यहां जो जॉइंट्स होगा
होगा वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होगा। हमारे कमर के पास भी होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो मेरे शोल्डर जॉइंट्स हो गया, या फिर आप देखेंगे तो हमारे कमर के पास भी क्या होता है, कहेंगे कमर के पास भी आपको क्या मिलेगा, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मिलता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है तो मेरे भाई वो हमारा 360 डिग्री पर घूम सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये बॉल और सॉकेट के साथ हमारा होता है। तो ये कंधे में पाई जाती है, कमर के पास भी होता है, तो मेरे भाई ये कंधे में पाई जाती है। शोल्डर जॉइंट्स हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा हिंज जॉइंट की बात करते हैं। हिंज का मतलब कैसा होता है, हिंज का मतलब ऐसा होता है, ये वाला जो जॉइंट है इसको हिंज कहते हैं। इसको हम लोग हिंज कहते हैं। इसके अबाउट ये ऐसे से मुड़ सकता है, इसको हम लोग हिंज जॉइंट्स कहते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, अगर कभी आपसे ये बोलता है कि बताइए हिंज जॉइंट कौन सा होगा, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि सर हिंज जॉइंट की अगर बात करेंगे, हिंज जोड़ हमारा होता है ये केहूनी के पास हमारा होता है। केहनी के पास हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। किसके पास होगा तो कहेंगे हमारा केहूनी के पास हमारा जो जॉइंट्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर बॉल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग यहां पर सीधा कहेंगे कि केहनी हो गया। केहनी और घुटने में पाई जाती है, तो केहनी हो गया। और घुटना की अगर बात करते हैं तो घुटने, केहनी और घुटने में बॉल हमारा हिंज जॉइंट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा यहां पर राइट है। अगला हमारा दे रखा है पिवोटल जॉइंट। मेरे भाई पिवोटल जॉइंट कहने का मतलब ऐसे रहता है और ये मुंडी घूम सकता है, ऐसे मुंडी घूम जाता है। आपका सर ऐसे घूम रहा है, ऐसा आपका सर ऐसे घूम रहा है, इसको कहते हैं पिवोटल जॉइंट्स या पिवोट जॉइंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जो गर्दन को सिर से जोड़ता है। इस बात को ध्यान रखिए, जॉइंट्स का काम करता है। तो मेरे भाई इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये जॉइंट्स आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हम लोग कहेंगे तो तीनों स्टेटमेंट हमारा राइट ही मिल रहा है। और अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो 1 2 3 तीनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए और क्या कीजिएगा, आगे चलते हैं। अगला है कि दही में सिरका नहीं मिलाना चाहिए। मेरे भाई दही की अगर बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं जो दही होता है, जिसको हम लोग यहां पर कर्ड कहते हैं, जो दही है जिसको हम लोग कर्ड कहते हैं, इस कर्ड में क्या होता है, कहेंगे लैक्टिक एसिड होता है। इस कर्ड में क्या होगा, कहेंगे इसमें लैक्टिक एसिड होता है। इस बात को ध्यान रखना। और मेरे भाई दही में आप क्या कर रहे हैं, अगर दही में आप एसिटिक एसिड मिला रहे हैं, यानी दही में एसिटिक एसिड मिला रहे हैं, और एसिटिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको सिरका कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको सिरका कहते हैं, विनेगर यही सिरका हमारा होता है। तो दही में एसिटिक एसिड है, उसी में आप दही में लैक्टिक एसिड है, उसमें एसिटिक एसिड में अगर मिलाएंगे तो ये कुल मिलाकर के पूरी तरीके से हमारा कैसा हो जाएगा, इसकी अम्लीयता और भी बढ़ जाएगी। इसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी और इसका स्वाद मेरे भाई ज्यादा खट्टापन वाला हो जाएगा, यानी कि इसका खट्टापन बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इसका खट्टापन जो है ये बढ़ जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दही में अगर एसिटिक सिरका मिलाएंगे तो खट्टापन को ये बढ़ा देता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दही में सिरका नहीं मिलाते हैं। सिरका किस में मिलाते हैं, तो दूध में सिरका मिलाते हैं। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। अगर हम यहां पर बात करते हैं कि दूध में क्या मिलाना, तो दूध में हम लोग सिरका मिलाते हैं। और जब दूध में आप सिरका डालिएगा तो यही दूध में सिरका डालने के बाद क्या बन जाता है, तो इसी से पनीर वगैरह हमारा बनता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पनीर का निर्माण हमारा हो जाता है, छेना वगैरह हमारा बनता है। दूध को फाड़ने के लिए उसमें सिरका डाल देते हैं, क्योंकि सिरका अम्ल होता है, दूध को फाड़ देता है और ये पनीर का निर्माण करता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि दही में सिरका नहीं मिलाना चाहिए। उसका कारण दिया है कि दही में लैक्टिक एसिड होता है और सिरका में एसिटिक एसिड होता है, और एक अम्ल दूसरे अम्ल को उदासीन नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक अम्ल दूसरे अम्ल को हमारा उदासीन थोड़ी कर सकता। अम्ल को क्षार उदासीन करेगा या क्षार को अम्ल उदासीन करेगा, अम्ल को अम्ल उदासीन कभी नहीं कर सकता। ये बात तो श्योर है। तो मेरे भाई इसका मतलब है कि ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है, यानी कि असर्शन तो सही हमारा है ही, और साथ ही साथ हमारा रीजन भी सही है। रीजन आपका यहां लिखा है, असर्शन सही है और रीजन भी आपका सही है, और इसीलिए उदासीन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें नहीं मिलाना चाहिए। वो एसिडिटी को तो वो बढ़ा देता है, अम्लता को बढ़ा देता है। तो मेरे भाई असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है इसके। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी हमारा सही है। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, और एक अम्ल दूसरे अम्ल को उदासीन नहीं कर सकता है, ये इसका। तो रीजन यहां पर नहीं लिखा है। अगर दही में सिरका नहीं मिलाना चाहिए मेरे भाई, अगर दही में सिरका मिलाते हैं तो अम्लता को बढ़ा देगा, या दही में अगर सिरका मिलाते हैं तो दही को जमा देता है। ये दही को क्या करेगा, तो जमा देता है। अगर ऐसा करते हैं तो मेरे भाई दही को क्या करता है, ये दही को जमा देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये दही को जमा भी देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई क्यों नहीं मिलाना चाहिए, मिलाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये जमा देता है, लेकिन ये कह रहा है कि उदासीन नहीं होने देगा, अम्लता की ये बात कर रहा है। मेरे भाई रीजन ये है
कि अगर हम उसमें डालेंगे तो वो जमाने की बात करेगा, ये उदासीन की बात कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन रीजन जो है एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई बी होगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन और कारण के में देखेंगे तो कथन कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहां पर हमारा एडेप्शन के बारे में बोला गया है, और ये बोला गया मेरे भाई कौन सा हमारा एग्जांपल्स एडेप्शन का। एडेप्शन का मतलब आप समझते हैं, हम लोग जो कुछ भी एडप्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ध्रुवीय भालू की, जिसको पोलर बियर हम लोग कहते हैं, नाम सुने होंगे मेरे भाई, पोलर बियर का नाम आपने सुना होगा। जो पोलर बियर हमारा ठंडे प्रदेश में होता है उसकी बात करते हैं, जिसको आप ध्रुवीय भालू कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, तो इसको आप ध्रुवीय भालू के नाम से आप जानते हैं, ये ध्रुवीय हमारा भालू है। तो पोलर बियर की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पोलर बियर के स्किन के नीचे मेरे भाई, इसके स्किन के नीचे, इसके त्वचा के नीचे, इसके स्किन के नीचे क्या होता है, तो एक मोटी परत की वसा होती है, स्किन के नीचे फैट होता है, और स्किन के नीचे जो फैट होता है इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है मेरे भाई ब्लूबर। इसका नाम होता है, याद रखना, इसका नाम होता है ब्लूबर। ब्लूबर कहते हैं इसको, इसका नाम होता है ब्लूबर के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन ये ब्लूबर जो हमारा होता है, जो स्किन के नीचे फैट के नीचे हमारा होता है, ये ब्लूबर का काम मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लूबर क्या करता है, उसके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इस बात को आप ध्यान रखें। सबसे पहला काम तो है कि उसके बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, तो कहेंगे बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है, यानी कि मेरे भाई उसको ठंडा नहीं लगने देता है। और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, ये क्या करता है मेरे भाई, तो ये आप ध्यान रखेंगे ये यहां पर बॉयंसी भी उत्पन्न उसमें करता है। उसमें मेरे भाई क्या उत्पन्न करता है, कहेंगे उसके अंदर बॉयंसी भी उत्पन्न करता है। ये बॉयंसी भी उत्पन्न करता है, चूंकि वो हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, जो स्किन के नीचे हमारा ब्लूबर पाया जाता है। तो स्किन के नीचे जो फैट होता है वो ब्लूबर होता है, और वो कैसा, तो मेरे भाई हल्का होता है, यानी कि वो बॉयंसी उत्पन्न करता है, तो आसानी से वो तैर सकता है पानी वगैरह में भी, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसकी शरीर की बनावट ऐसी होती है। और तीसरा मेरे भाई आपको ध्यान रखना, इससे एनर्जी भी उसको मिलता है। इससे क्या मिलता है, तो उसको एनर्जी भी मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि फैट से तो एनर्जी मिलता ही है। तो आसानी से वो पोलर बियर क्या करता है मेरे भाई, वो ठंडे प्रदेश में भी आसानी से रह सकता है, पोल पे रह सकता है। ये बात आपको समझना है इस तरीके से। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जाएंगे। तो ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है, जिसको ब्लूबरल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। अगला कहता है मछली के गलफरे जो पानी में सांस लेने में मदद करता है, तभी तो वो जिंदा होता है, ये भी एडॉप्ट करता है, उसी से जिंदा रहता है। नागफनी जिसको कैक्टस कहते हैं मेरे भाई, मरुस्थलीय हमारे ये क्या, तो प्लांट है। ये कैसे प्लांट है, तो हम लोग सीधा कहेंगे ये मरुस्थलीय प्लांट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये मरुस्थलीय प्लांट हमारा है। और आपको ध्यान रखना है कि जो कैक्टस है उसकी पत्ती जो होते हैं, उसकी कैक्टस की जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित होती है। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा सही है। ये तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट क्या है, तो यहां पर राइट है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना इस तरीके से। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हैं। तो आप कहेंगे एडॉप्शन के लिए हम सीधा कहेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बोला है, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन से कंसेप्ट बनता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और बेसिक कंसेप्ट अगर तुम्हारा अच्छा हो गया तो तुम कैसा भी क्वेश्चन तुम बना सकता है, रिलेट करके बना सकते हो। इसलिए कंसेप्ट मजबूत करना है तो बेसिक क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन आप देखते हैं ना, सब आपका लॉजिकल ही है। करेक्ट कि एक विद्युत परिपथ, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बोला कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा होता है हम उसकी बात करते हैं, जिसको विद्युत परिपथ हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विद्युत परिपथ के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगर कोई विद्युत परिपथ है मेरे भाई, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत धारा का प्रवाह इसमें तभी होगा। विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए कैसा होना चाहिए, तो मेरे भाई विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए कैसा होना चाहिए, प्रवाह होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए मेरे पास सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए। कैसा सर्किट होना चाहिए, तो कहेंगे क्लोज सर्किट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहां कोई रेजिस्टेंस है, ऐसे करके हमारा कोई यहां रेजिस्टेंस है मेरे भाई, इसमें अगर हम यहां पर बैटरी कनेक्शन कर दिए, यहां पर अगर इसको हम बैटरी कनेक्शन कर दिए, तो ऐसा लूप हमारा बनना चाहिए, लूप हमारा बनना चाहिए कि ये हमारा प्लस होगा तो ये हमारा माइनस होगा, और बैटरी कनेक्शन है तो ये हम कहेंगे ये R1 है तो
R3 R2 एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, तो ये पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए मेरे भाई। ये बैटरी का सिंबल, ये ओपन नहीं है, बैटरी का सिंबल ऐसा होता है। तो इसके लिए हम कहेंगे विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर सर्किट ओपन होगा तो करंट पास नहीं करेगा, अगर सर्किट मेरे भाई यहां पर क्लोज होगा तो उससे आसानी से करंट पास करता है। ये स्टेटमेंट आपको पहले से पता होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग सीधा कहेंगे सर सही स्टेटमेंट को ढूंढना है, तो एक बंद परिपथ की बात कर रहा है, क्लोज लूप की बात कर रहा है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला कह रहा है कि अगर बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो खुला परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही। ओपन सर्किट में कभी करंट का फ्लो नहीं होता है। और मेरे भाई जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं, ये बैटरी जो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, बैटरी जो सर्किट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग यहां पर बैटरी कह रहे हैं, ये जो हमारा बैटरी होता है, ये मेरे भाई बैटरी क्या करता है, तो इस सर्किट के अंदर विभवांतर पैदा करता है। इसमें क्या पैदा करेगा, तो इसमें विभवांतर पैदा करता है, इस बात को ध्यान रखना। इसी सर्किट से विभवांतर पैदा होता है, इस बात को ध्यान रखना। और जब विभवांतर पैदा होता है तो मेरे भाई करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसी से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, इस बात करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये हमेशा करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा होता है। ये हमेशा आपका उच्च विभव से हायर पोटेंशियल से किधर होगा, तो हायर पोटेंशियल टू आपको ध्यान रखना है, ये लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा होता है। और दूसरी बात मेरे भाई बैटरी में एनर्जी का स्टोरेज होता है, बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें एनर्जी हमारा स्टोर्ड होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और बैटरी के अंदर केमिकल, बैटरी अगर हम लोग लगाते हैं, सॉरी, ये बैटरी अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है। और हम सीधा कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत माना जाता है, क्योंकि यहीं से करंट हमारा पास करता है। और हम लोग जानते हैं विद्युत धारा भी हमारा एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बैटरी विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत होता है, तभी तो इस बैटरी से करंट निकलता है, प्लस से निकलेगा माइनस की तरफ चलेगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा राइट है। सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से करंट निकल रहा है, जहां से ऊर्जा निकल रहा है उसको ऊर्जा का सोर्स हम लोग कहते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हैं। और याद रखना मेरे भाई बैटरी हमारा क्या होता है, सेल के समूह को बैटरी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो उपयुक्त में से आप डी के साथ जाइएगा और सीधा आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी करेक्ट होगा, चूंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट आपके हो रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं यहां पर मेरे भाई, हमने इसी के बारे में आपको बताया था कि सेशन 8वां सेशन आप देख रहे होंगे, सेशन 8वां सेशन, जिसमें 141 से 160 तक का क्वेश्चन आपका न्यू टेस्ट करके आपको मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा साइंस का न्यू टेस्ट करके आपको मिल जाएगा। और वहां पर आप जाकर के जुड़ करके डेली मेरे साथ जुड़ करके इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपने कंसेप्ट को और बेहतर बनाने के लिए ये टेस्ट, आप अगर पटना में नहीं है, पटना से दूर है, ये टेस्ट जरूर दीजिए, तब एनालिसिस में भाग लीजिए, तो आपको जितना बेनिफिट होगा आप सोच नहीं सकते हैं। अगर पटना में है तो ऑफलाइन आइए, नहीं है तो ऑनलाइन भी आप टेस्ट का जुगाड़ करके दीजिए, लेकिन श्योरिटी के साथ आपको देना है और एक रेगुलर बेसिस पर इसको फॉलो करना है। आगे चलते हैं, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मेरे भाई ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में खास करके आता है, और इसमें एक कंसेप्ट हमारा काम करता है और वो है किरचॉफ्स का नियम। इसमें एक कंसेप्ट हमारा काम करता है, वो है हमारा कौन सा, तो कहेंगे यहां पर हमारा किरचॉफ्स का एक नियम हमारा काम करता है, किरचॉफ्स लॉ हमारा काम करता है। तो मेरे भाई किरचॉफ्स का एक नियम यहां पर क्या कहता है कि जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वह उष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो वस्तु की बात करते हैं मेरे भाई, मैं लिख देता हूं, जो वस्तु उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, जो वस्तु उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है ना, जो वस्तु उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, वह वस्तु हमारा क्या होगा, तो कहेंगे वह वस्तु उष्मा का अच्छा क्या होगा, तो वह वस्तु उष्मा का अच्छा हमारा क्या होगा, तो वह वस्तु उष्मा का अच्छा हमारा क्या होगा, कहेंगे वहां पर हमारा अवशोषक होगा। तो हम कहेंगे जो वस्तु उष्मा का अच्छा अवशोषक होगा वही हमारा अच्छा उत्सर्जक भी माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसको अच्छा उत्सर्जक भी कहते हैं, वो वस्तु उष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ये बात आपको मेरे भाई ध्यान रखना है। तो जैसे कि हम लोग मानते हैं मेरे भाई कि कोई वस्तु के अंदर प्रॉपर्टी होती है, उष्मा को अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो जितना जल्दी उष्मा का अवशोषण करेगा उतना ही जल्दी उष्मा का उत्सर्जन भी कर देता है। तो यहां पर उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो जिसको ये स्टेटमेंट पता कि किरचॉफ्स ये बात बोला था, उसके हिसाब से आंसर तुरंत कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा रेगिस्तान में तो मेरे भाई क्या होता है, रेगिस्तान में तो बालू होता है, रेगिस्तान में क्या होता है, बालू होता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, सैंड कहते हो।
तो कह रहा है कि रातें ठंड हो सकती है, कारण दिया है। बिल्कुल रेगिस्तान में रातें ठंड होती है, बिल्कुल ठंड होती है। कि कारण क्या है कि रेगिस्तान में बालू होता है और बालू जल्दी गर्म भी होता है और बालू जल्दी ठंडा भी होता है। बालू जल्दी गर्म भी होता है, बालू जल्दी ठंडा भी होता है। इसका मतलब जल्दी उष्मा का अवशोषण करता है, जल्दी उष्मा का उत्सर्जन भी कर देता है। उसका रीजन कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, असर्शन सही है, ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है, कथन में कोई दिक्कत नहीं है। इसका रीजन कहता है कि रेत उष्मा का अच्छा रेडिएटर होता है और रात में गर्मी को तेजी से खो देता है, अवशोषक भी है और उत्सर्जक भी है। कारण दिया है कि इसीलिए कि जल्दी वो उष्मा को बाहर कर देता है, इसलिए वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो मेरे भाई इसका रीजन है ये, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप ये कह सकते हैं एसर्शन का जो रीजन है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको एसर्शन का दे भी रहा, वो कह रहा है कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए और सीधा इस क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर ए करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका कुल मिलाकर के क्या होगा, तो राइट आंसर आपका होना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे मेरे भाई बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये आपको बताना है। बताइए मेरे भाई सही कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपसे बोला गया है रंध्र के बारे में बोला है, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको सब पर चेक करना पड़ेगा। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि ये हमारा स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं, और स्टोमेटा जो होता है ये प्लांट की पत्ती में होता है। इस बात को ध्यान रखना कि जो पौधे होते हैं उस पौधे की जो पत्तियां होती है, उस पौधे की जो पत्तियां होती है, उस पौधे के पत्ती में मेरे भाई, पौधे की पत्ती में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र जिसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, उसी छोटे छोटे छिद्र को स्टोमेटा रंध्र कहा जाता है। लेकिन इस रंध्र को मेरे भाई ऑपरेट कौन करता है, इसको क्लोज और ओपन बंद कौन करता है, तो इसको जो ऑपरेट करता है याद रखना गार्ड सेल करता है। और यही क्वेश्चन आता है, इसके बाद मेरे भाई ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें ध्यान रखना। लेकिन ये स्टोमेटा में मेरे भाई क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है और इसमें गैस भी एक्सचेंज होता है। तो मेरे भाई प्लांट के अंदर अगर गैस एक्सचेंज होता है तो यहीं पर होता है, गैस एक्सचेंज अगर होगा तो मेरे भाई यहीं पर होता है। अब कहेगा सर गैस एक्सचेंज होता है तो कैसे होता है, तो आप सीधा जानते हैं मेरे भाई, गैस एक्सचेंज अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो लेता है तो वह ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो ऑक्सीजन छोड़ेगा, और अगर ऑक्सीजन ये लेगा, ऑक्सीजन लेगा तो ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड में उसको परिवर्तित करके छोड़ता है। तो आप जानते हैं मेरे भाई कि जो प्लांट की पत्तियां होती है श्वसन की भी क्रिया करती है, और इसी से हमारा क्या होता है, हम कहेंगे इसी से हमारा फोटोसिंथेसिस भी होता है। पौधे की पत्ती में हमारा ट्रांसपैरेशन भी होता है और पौधे की पत्ती में हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। हम कहते हैं श्वसन की क्रिया भी हमारा यहां पर होता है। पत्ती में तो ये सारी क्रियाएं होती है, तो ये इसी में गैस एक्सचेंज होता है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ेगा, रात में ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इस तरीके से गैस एक्सचेंज हमारा करता है और इसको ऑपरेट करता है गार्ड सेल। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और इसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो पौधे रंध्र के माध्यम से क्या करते हैं, तो श्वसन करते हैं, और जब श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और इस तरीके से हम कहेंगे स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा बात मेरे भाई, जो केचुआ हमारा होता है इसको अर्थवर्म कहते हैं, और अर्थवर्म जो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से हम कहते हैं कि जो अपनी नम त्वचा से के माध्यम से शोषण करता है। केचुआ का मेरे भाई, हम के केचुआ अगर सांस लेता है तो कछुआ नहीं है, केचुआ हमारा, केचुआ का श्वसन अंग हमारा क्या होता है, उसका त्वचा होता है, ये अपने स्किन से सांस लेता है। कीड़े अपने शरीर में श्वास रंध्र स्पाइरकल के माध्यम से शोषण करता है। तो जो कीट होता है वो स्पाइरकल श्वास रंध्र से सांस लेता है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। बताइए इसमें सबसे टोटल स्टेटमेंट आपका सही मिल रहा है, तो डी आंसर्स के साथ जाइए, क्योंकि डी आपका राइट हो जाएगा। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आप डेली सीखते हैं। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, आप मेरे भाई आप पूरी तरीके से आप समझ रहे हैं कि आपका एकोमोडेशन बढ़ रहा है, और पढ़ना है उतना पढ़िए कि जिसको बार बार करिए, बार बार करिए, इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए कि एग्जाम में वो गलती ना हो। पूरा क्लैरिटी के साथ आपको काम करेगा। चलिए आगे हम लोग यहां पर देखते हैं, जंग लगने के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे भाई। जंग लगने के संबंध में पूछा गया, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी जंग लगने की अगर बात करता है तो मेरे भाई जंग लगने की जो प्रक्रिया है ये कैसी प्रक्रिया होगी, क्या ये भौतिक प्रक्रिया है, क्या ये रासायनिक प्रक्रिया, तो कहेंगे कि जंग लगने की प्रक्रिया कैसी होती है, ये रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये कैसी होगी, तो मेरे भाई ये रासायनिक प्रक्रिया होती, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है। इस बात को हम सभी लोग जानते होंगे। और जब जंग लगता है तो कैसे लगता है मेरे भाई, जंग लगता है तो जिस प्रोसेस से जंग लगता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर किसी लोहा में अगर जंग लग गया तो याद रखना मेरे भाई, जिस प्रोसेस से जंग लगा उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और अगर जंग को हटाना है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ऑक्सीकरण मतलब जंग लगाना,
हटाना, तो रिडक्शन से हम लोग क्या करते हैं, उसको हटाते भी है। तो मेरे भाई अगर जंग को हटाना होगा तो जंग को हटाने की प्रक्रिया हमारा रिडक्शन कहलाएगी, लेकिन जंग अगर लगेगा तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा लोहा, तो जंग लग जाएगा। मेरे भाई इस बात को अब ध्यान रखना कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या तो आयरन है, और आयरन हमारे वायुमंडल में क्या तो ऑक्सीजन है, हमारे वायुमंडल में जल की नमी की मात्रा जलवाष्प भी है, और इसके साथ प्रक्रिया करेगा तो ये Fe2O3 का निर्माण हमारा करेगा। और इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से कुछ हाइड्रोजन गैस को हमारा बाहर करेगा, और हम सभी लोग जानते हैं कि जब धातु के साथ हमारा ये रिएक्शन होता है वाष्प के साथ, तो हाइड्रोजन गैस को ये बाहर भी करेगा। इस तरीके से चूंकि आयरन हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसको धक्का देकर बाहर कर देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। और आयरन का जो ऑक्साइड्स बनेगा, तो मेरे भाई ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया किया आयरन, तभी तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा। अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया किया तो आयरन का ऑक्सीकरण हो गया। किसका ऑक्सीकरण, आयरन का ऑक्सीकरण हो गया, और मेरे भाई यहां पर Fe2O3 बन गया, यानी आयरन का ऑक्साइड्स यहां पर बन गया। ये क्या बन गया, तो कहेंगे ये हमारा आयरन का ऑक्साइड्स बन गया, इस बात को ध्यान रखना। और आयरन के ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जंग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसी को कोरोजन कहते हैं, इसी को जंग कहते हैं। तो मेरे भाई और ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस होता है चूंकि हमारे वायुमंडल में होता है, धीरे धीरे आप लोहा को रखते हैं तुरंत जंग नहीं लगता है, लोहा को छोड़ देते हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, तब लोहा के ऊपर में जंग लगता है। तो ये स्लो प्रोसेस में हमारा होता है। तो मेरे भाई लोहा का अगर जंग लगने की बात करेगा तो यह लोहा का एक धीमा ऑक्सीकरण है, और जब भी जंग लगेगा तो मेरे भाई कहेंगे ऑक्सीकरण से ही जंग लगता है। जंग को हटाना होगा तो अवकरण, जिसको रिडक्शन कहते हैं, जंग लग गया तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस होता है मेरे भाई, तो जंग लगने की प्रक्रिया बाय ऑक्सीडेशन अगर हमारा होता है तो हम कहते हैं ये स्लो प्रोसेस में होता है। ये कैसा होगा, तो हमारा धीरे धीरे जंग लगता है, ये स्लो प्रोसेस होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सही है। दूसरा कहता है इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। मेरे भाई अगर आयरन में अगर जंग लगना है तो ऑक्सीजन भी चाहिए, नमी भी चाहिए, और नमी हमारा जलवाष्प मौजूद है हमारे एनवायरमेंट में, तो ऑक्सीजन के साथ नमी हमारा चाहिए, दोनों की उपस्थिति में जंग लगता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला कहता है जंग कैसी अभिक्रिया, तो कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जाहिर सी बात अगर किसी में जंग लग जाता है तो वो फिर आपका खराब हो जाता है, फिर वापस से ओरिजिनल वो आपका लोहा नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोग लोहा को जंगरोधी बनाने के लिए लोहा में क्रोमियम मिक्स करते हैं, लोहा में निकल मिक्स करते हैं। अगर क्रोमियम मिला देंगे तो जंग नहीं लगेगा। लोहा में अगर आप निकल मिला देंगे तो मेरे भाई लोहा गर्मी में ना तो फैलेगा ना तो सिकुड़ेगा, क्योंकि उसका प्रसार गुणांक को वो कम कर देता है। तो आप कहेंगे इसमें से स्टेटमेंट हमारे तीनों सही है, 1 2 3 तीनों करेक्ट हमारे आंसर्स होंगे। तो बताइए उपयुक्त में से डी के साथ जाइए, और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन से डी आपका करेक्ट होगा। और जंग लगने से बचाना एक तो वो कर सकते हैं, जंग लगने से बचाना तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर में जिंक का लेप लगा सकते हैं, ये सब होता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, बोला गया है कि भारी वाहन के जो टायर होता है वो चौड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। देखिएगा जो गाड़ी जो है मेरे भाई भारी होता है, जिससे आप देखते होंगे कि सिंपल आप छोटा सा कोई बाइक चलाते हैं, आप बुलेट चलाते हैं, दोनों का टायर देखना, टायर किसी का मोटा होगा तो किसी का टायर पतला होता है। तो मेरे भाई किसी कोई ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होता है, कोई कम एरिया कांटेक्ट में होता है। और हम लोग जानते हैं एक प्रश्न हमारा फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर किसी का एरिया ज्यादा, मतलब फोर्स तो दोनों तरफ हमारा बराबर ही लगेगा, इसको कांस्टेंट वाला, एरिया जिसका ज्यादा होगा तो प्रेशर वो कम लगाता है। अब देखिए अगर कोई भारी वाहन की अगर हम बात करते हैं, उसके टायर चौड़े होते हैं, तो मेरे भाई हम सभी लोग देखते हैं जनरली भारी वाहन का टायर चौड़ा ही होता है। उसका कारण दिया है क्या, टायर चौड़ा होने का कारण क्या है कि टायर जमीन के साथ संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाता है। यानी मेरे भाई ज्यादा एरिया जो है उसके कांटेक्ट में आएगा, और एरिया अगर ज्यादा कांटेक्ट में आएगा तो मेरे भाई दाब कम हो जाएगा। एरिया ज्यादा तो दाब कम हो जाएगा। उसका रीजन भी दे दिया, इसलिए वो चौड़ा बनता है। इसका मतलब मेरे भाई असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और क्यों करते हैं उस असर्शन का रीजन सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा मेरे भाई पूरी तरीके से हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमारा बोला गया कि हमारा जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं, तो मेरे भाई हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, तो कहेंगे 8 गो ग्रह होगा। और कौन कौन सा होगा, तो मेरे भाई याद रखना MVEM JSUN, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। MVEM 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 JSUN। MV मतलब क्या, M का मतलब मरकरी है, V का मतलब वीनस है, अर्थ हमारा हो गया, फिर हमारा मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हमारा हो गया। टोटल कितने हैं मेरे भाई सोलर सिस्टम में, तो सूरज के चारों तरफ ये ग्रह चक्कर लगाता है, लेकिन सूरज के चारों तरफ तो चक्कर लगाएगा,
लेकिन वह इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार पाथ होता है, ये सर्कुलर पाथ नहीं होता है, अंडाकार पाथ में वो चक्कर लगाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो मेरे भाई सूर्य के चारों तरफ कितने हैं, तो 8 गो हमारे यहां पर ग्रह हैं, तो हमारे सौर मंडल में 8 गो ग्रह है, और सूर्य एक तारा भी कहलाता है। चूंकि सूर्य जो होता है मेरे भाई वो क्या करता है, खुद प्रकाश अपना प्रकाशित करता है। चूंकि सूर्य के पास हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, और यहां सूर्य के चारों तरफ प्लाज्मा होता है, तारा के चारों तरफ प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा का तापमान ही इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश हमारा निकलता है। और चंद्रमा पृथ्वी का, चंद्रमा किसका, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। जैसे सूर्य का प्राकृतिक उपग्रह आप कह सकते हैं कि पृथ्वी होता है। से मान लेते हैं ये हमारा सन है, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है उसको क्या कहें, तो अर्थ कहेंगे। अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा, लेकिन ये एलिप्टिकल पाथ होगा, ध्यान रखना, इसके चारों तरफ चक्कर जो लगाएगा उसको हम लोग मून कहते हैं। ये हमारा क्या, तो कहेंगे अर्थ होगा। ये क्या, तो हमारा सन होता है। तो मेरे भाई इसका ये उपग्रह, इसका ये उपग्रह होगा, इस तरीके से हमारा, लेकिन ये इलिप्टिकल पाथ होता है। ये पाथ कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इलिप्टिकल पाथ होती है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है। इसको इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, अंडाकार पाथ में चक्कर लगाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसमें से हमारे सभी स्टेटमेंट राइट हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तो क्लासेस चल ही रही है, और हमने बोला भी था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लासेस में बहुत बेनिफिट देखेगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मेरे भाई सबका एकुमुलेशन में इसमें क्या किया है, इस बार कोई गैदरिंग नहीं, इसमें कंप्लीट रूप से अच्छे क्वेश्चंस को ही मैंने लिया, इसलिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पूरी तरीके से करना शिद्दत के साथ। तो आज भी क्लासेस हुई थी, कल से और भी रेगुलर तरीके से आपकी क्लास, कल तो खैर कल छुट्टी होगा एक्चुअली में, कारण क्या है तो हम आप लोगों को शेयर कर देना चाहते हैं। कल चूंकि हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो सुरमा भोपाली की तरफ तो पढ़ते नहीं जाएंगे, हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, हम लोग हर चीज को समझते हैं। तो मेरे भाई हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए कल एक आंदोलन भी रखा गया है, और आंदोलन यह है, अगर कोई पटना में है तो पटना में अगर आंदोलन होगा मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कि टीचर की तैयारी कराने वाले जो संस्थान है, आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 संस्थान अब मानी जाती है, और ऐसी परिस्थिति में सभी बच्चों का साथ देने के लिए पूरा कमर कस चुकी है, और सुबह में जो आंदोलन होगा उस चीज के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और हम यही कहना चाहेंगे, कल हो सकता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्लासेस कंप्लीट रूप से बंद रहेगी, सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, लेकिन शाम में टेस्ट का डिस्कशन आपका होगा। तो बस हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि आप लोग भी इस चीज पर पूरा तौर तरीके से आइए, आवाज को बुलंद कीजिए, आवाज उठाइए। जो आपकी वैकेंसी आने वाली थी उस वैकेंसी का क्या हुआ, अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, एस्टेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। अब जो मामला चल रहा था बीच में आप देखे होंगे डोमिसाइल को लेकर के, उसका मामला क्या है, इन सभी मुद्दे को लेकर के कल हमको लगता है कि 10 बजे पटना कॉलेज के सामने काफी भीड़ लगेगी, और वहां पर जो है अपनी बात को रखने का सबको हक है, और बहुत ही प्यार से अपनी बात को रखा जा सकता है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि सरकार को यह पता चल पाए कि अगर वैकेंसी क्रिएट नहीं करेंगे आगे चुनाव भी जितना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे भाई हमको लगता है अगर आप सभी लोग एकजुट होकर मन बना करके बेहतरीन तरीके से अगर काम कीजिएगा तो समझिए सफलता आपको मिलेगी। इसलिए एक प्रयास आपका और एक प्रयास हम लोगों का भी, और वही प्रयास सफल भी बनाएगा, वही एक अच्छा रास्ता भी दिखाएगा। इसलिए बहुत ही प्यार से हम लोग भी करेंगे कल, और ध्यान रखें कल अगर कोई क्लासेस अगर आपका नहीं होता तो कोई बात नहीं है, 365 दिन में क्लास नहीं भी हुआ उस बेसिस के लिए तो हमारे लिए वो गर्व की बात होगी। हमने अपनी लड़ाई के लिए, हमने हक के लिए अपना बात को उठाने का कोशिश किया। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर इस तरह की चीजें अगर कल होती है, क्लासेस अगर नहीं होगी तो परेशान नहीं होना है, लेकिन परसों से फिर सारी क्लासेस अपने समय पे चलेगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, जब हम लोग क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए, क्यों हम क्रॉप का रोटेशन करते हैं, क्यों हम फसल चक्र का रोटेशन करते रहते हैं, कि कभी हम गन्ना उपजाते हैं तो कभी हम मकई उपजाते हैं, कभी हम गेहूं उपजाते हैं, तो कभी हम कोई दलहनी फसल उपजाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मेरे भाई ऐसी स्थिति में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, और मिट्टी
की उर्वरा शक्ति अगर बनी रहती है तो ऐसी परिस्थिति में खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ जाती है। नहीं तो हम लोग यहां पर बात करते हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। कह रहा है कि अगर फसल चर के यानी क्रॉप रोटेशन की अगर बात करते हैं तो एक बात बताइए मेरे भाई, ये पता चल रहा है क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है। आप जो उपजा रहे हैं उसको बार बार आप चेंज कीजिए। एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार आपको नहीं उगाना है, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए ये उसका मेन काम होता है। बनाए रखने के लिए एक ही खेत में विभिन्न फसल को उपजाना चाहिए। ये मेरे भाई बारी बारी से उपजाना चाहिए, स्टेटमेंट सही है और किसान लोग इस बात को समझते हैं। ऐसा नहीं कि जिसमें मकई लगा रहे हैं खाली मकई लगाएंगे, मकई के बाद कुछ दिन के बाद उसमें दलहनी तिलहनी फसल भी लगाएंगे ताकि नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी और उर्वरता की उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी और मिट्टी मजबूत हो जाएगा। इसलिए क्या करता है किसान लोग देखिएगा फलीदार पौधे बीच बीच में लगाएगा, जिसको लिगोमिनस प्लांट कहते हैं। जो फलीदार पौधे होते हैं, जो दलहनी फसल होते हैं उसको कहते हैं। और ये दलहनी फसल को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति मदद मिलती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। क्योंकि फलीदार पौधे के जड़ में, लिगोमिनस प्लांट के जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत था, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, स्टेटमेंट हमारा सही है। इसलिए हम क्या करते हैं तो फसल का हम लोग रोटेशन करते रहते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि दो दो स्टेटमेंट आपका यहां पर राइट हो गया तो ऐसी परिस्थिति में तो आपको जाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आप करेंगे इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे डी, आपका राइट हो जाएगा। तो क्यों हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं और कोई रीजन नहीं है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति की हम बात करते हैं मेरे भाई, या मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए करते हैं। इसलिए क्रॉप रोटेशन जरूरी होता है। और बीच बीच में क्रॉप रोटेशन के दौरान आपको लिगोमिनस प्लांट लगाना एकदम जरूरी होता है। आप फलीदार पौधे जरूर लगाते हैं और फलीदार पौधे हम उसको कहते हैं जो हमारा दलहनी फसल होता है। जो दलहनी फसल है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम लोग यहां पर फलीदार पौधे कहते हैं। और इसी में फलीदार पौधे में हमारा क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, शायद सबको पता होगा। इसी में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा होता है ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसके जड़ में। ये क्या करेगा तो मेरे भाई ये हमारे वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान नाइट्रोजन का डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान आपको क्या करते हैं तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है। और ये नाइट्रेट हमारा किस रूप में होता है, NO3 के रूप में हमारा होता है। और यही मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकती है, यही मिट्टी की उर्वरता को क्या करती है तो बढ़ा देती है। यही मिट्टी की उर्वरा जो होती है उसको उर्वरता को ये बढ़ा देती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई तीनों स्टेटमेंट्स है तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट आपका गलत था, दूसरा तीसरा सही था, इसलिए दो स्टेटमेंट सही। एलपीजी एक छोटा सा हमारा क्या होता है, अच्छा घरेलू ईंधन है। हम लोग घर में यूज करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका नाम है मेरे भाई एलपीजी का नाम होता है। अगर एलपीजी की अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका नाम होता है मेरे भाई लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे, इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे भाई, एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर होगा तो हम कहेंगे हमारा द्रव के रूप में होगा, सिलेंडर से बाहर निकलेगा तो वो हमारा गैस बन जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मामला क्या है इस बात को समझिएगा कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारा होता है इसमें हम लोग क्या डालते हैं तो इसमें लीक डिटेक्शन के लिए ध्यान रखना। और इसमें मुख्य रूप से हमारा क्या होता है, प्रोपेन होता है, मुख्य रूप से हमारा प्रोपेन होता है। और साथ में क्या होगा तो ब्यूटेन होता है। तो मेरे भाई प्रोपेन और ब्यूटेन सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन इसलिए हम कह रहे हैं, अगर प्रोपेन की बात करेंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन 3 कार्बन का होगा। यहां पर हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हमारा हाइड्रोजन होगा, इसको प्रोपेन कह दिए। वैसे ही ब्यूटेन होता है। तो मेरे भाई इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और इसीलिए हमारा पूरा क्या करता है तो अच्छे तरीके से प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या होता है, इसमें कंप्लीट कंबशन होता है। इसमें कैसा कंबशन होगा तो इसमें कंप्लीट कंबशन होता है। और कंप्लीट कंबशन का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से जलेगा। और जब पूरी तरीके से जलेगा देखिएगा वहां पर धुआं बहुत कम निकलता है, नहीं के बराबर निकलता है। जब कंप्लीट कंबशन निकलेगा तो मेरे भाई इसी परिस्थिति में आप धुआं देख भी नहीं पाएंगे, तो यहां धुआं निकलता ही नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे ये हमारे लिए एनवायरमेंट पॉल्यूशन के लिए भी हम कहेंगे हानिकारक नहीं, हमारा एनवायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करता है। तो दूसरी बात इसके लीक डिटेक्शन, चूंकि हम लोग जानते हैं जो एलपीजी हमारा होता है जो मुख्य रूप से प्रोपेन ब्यूटेन होता है इसमें कोई गंध नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अलग से लीक को डिटेक्ट करने के लिए, लीक
डिटेक्शन के लिए क्या करता है, लीक डिटेक्शन के लिए, कि कहीं पर अगर सिलेंडर से गैस अगर लीक कर रहा है उसके डिटेक्शन के लिए उसमें प्रोपेन ब्यूटेन के साथ उसमें एक पदार्थ केमिकल मिलाते हैं जिसको इथाइल मरकैप्टेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इथाइल मरकैप्टेन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये इथाइल मरकैप्टेन होता है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। और इसी से देखिएगा कहीं पर गैस लीकेज होगा तो उसकी गंध पता चल जाती है। तो मेरे भाई गंध को बनाने के लिए, लीक डिटेक्शन के लिए गंध लाता है, इसमें गैस गंध नहीं होता, इसमें मिलाने से गंध आ जाता है, तब पता चलता है कि गैस का लीकेज हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग कहेंगे इसमें पढ़ते हैं, हमारा असर्शन क्या दे रखा है कि एलपीजी एक अच्छा घरेलू ईंधन इसलिए है क्योंकि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। कारण इसका क्या दे रखा है, कथन तो समझ में आ गया कि सही है। कारण इसका क्या दे रखा है, यह आसानी से जलता है और इसका उच्च कैलोरीफिक मान होता है। आसानी से जलना, उच्च कैलोरीफिक मान मतलब पूरी तरीके से जलाना। जो मेरे भाई कंप्लीट कंबशन होता है ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होगा, इसका जो कैलोरीफिक मान होता है मेरे भाई, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये कैलोरीफिक मान इसका ज्यादा होता है, तभी तो प्रॉपर वो जलता है हमारा। और ये धुआं या कोई अवशेष हमारा छोड़ता भी नहीं है, इसीलिए मेरे भाई एक अच्छा हमारा घरेलू ईंधन भी है। तो इसका एक कारण है ये, और ये पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है इस चीज को। तो हम लोग सीधा कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ए के साथ जाएंगे। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम कहेंगे ए होगा, चूंकि जो रीजन बता रहा है असर्शन का बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। मेरे भाई जो कोशिका होता है जिसको हम सेल कहते हैं, जो कोशिका होता है, जो सेल होता है मेरे भाई, ये जीवन की मूलभूत इकाई होती है। हम लोग जानते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। न आपका 65 में केज खोज किया था। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तीनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं, तो आप सीधा कहेंगे सर 1 2 3 तीनों करेक्ट होगा। आगे हम लोग चलते हैं मेरे भाई, कौन कह रहा है कि सही ढंग से बल के प्रभाव का वर्णन करता है। यहां पर बल के प्रभाव का यहां पर वर्णन करता है, ये आपको बताना है मेरे भाई। आपको यहां ध्यान रखना, फोर्स की बात कर रहा है, बल की बात कर रहा है। तो मेरे भाई बल की परिभाषा क्या है, बल की परिभाषा, इसका डेफिनेशन पर ही जाना है हम लोगों को। इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ये होता है कि अगर किसी भी वस्तु पर बल लगता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन कर देगा, या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देगा, या उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसी को तो हम भौतिक बल कहते हैं। तो मेरे भाई यहां पर बोला कि इसके स्टेटमेंट को बताइए, या किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है। बिल्कुल मेरे भाई, आप फोर्स लगा दीजिए, जोर से धक्का दे दीजिए, उसकी गति बढ़ जाएगी। दूसरा बात कहता है या किसी वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। बिल्कुल, अगर हम दबा देंगे, कस के दबा देंगे तो उसके आकार में परिवर्तन आ सकता है एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। और यह किसी वस्तु की गति की दिशा यह किसी वस्तु की गति की दिशा को भी बदल देगा। मेरे भाई गति की दिशा बदलेगी तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन की दिशा बदल जाएगी, एक्सेलरेशन की दिशा बदलेगी जिसका मतलब फोर्स भी हमारा बदल जाएगा। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट है मेरे भाई। और 15 नंबर क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो 15 नंबर क्वेश्चंस जो हमारे पूरी तरीके से यहां पर करेक्ट हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस को अगर हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा होगा। तो इससे हमारा किसी भी वस्तु की गति की दिशा बदल जाएगी, गति की दिशा भी बदल जाती है। साथ ही साथ हम लोग कहेंगे यहां पर कि आकार भी बदल जाएगा और अवस्था भी बदल जाएगा। तो बल के प्रभाव से ये सारा चीज हमारा हो सकता है मेरे भाई। फोर्स बदलेगा, एक्सेलरेशन बदलेगा, फोर्स बदलेगा तो गति बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं अगर हम किसी भी चीज पर फोर्स को अगर बढ़ाते हैं तो उसकी गति बदलती है। गति अगर बदलेगी जैसे उसका एक्सेलरेशन हमारा बदल जाएगा। ये सब हमारा होता है, वो त्वरित गति में आ जाता है, जिससे गति की दिशा भी बदल जाएगी। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दे रखा है कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। कारण इसका देखिए, कथन भी दे रखा है, कथन सही है। कारण क्या कहता है उसका, क्योंकि मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, माध्यम चाहिए। क्या चाहिए इसको, माध्यम। माध्यम का मतलब ठोस, द्रव और गैस होता है, इसकी आवश्यकता होती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और ये कहना चाह रहा है कि दोनों सही है और ये असर्शन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ध्वनि तरंग को चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत होती है। इसलिए मेरे भाई निर्वात में गवर्न नहीं करेगी। असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है असर्शन के लिए सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसलिए हम कहेंगे आंसर ए के साथ हम जाएंगे, आंसर ए के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं।
ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं। इसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे तो इसको हम लोग परिसंचरण तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई जो ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है मेरे भाई? तो रेस्पॉन्सिबल इसके लिए कौन होगा, ये बात आपको बताना है। तो मेरे भाई ब्लड का सर्कुलेशन कराने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा हार्ट होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हार्ट में ही ब्लड की पंपिंग होती है। तो मेरे भाई हृदय क्या करता है? तो ये जो हमारा हार्ट होता है ये रक्त को पंप करता है, आपके शरीर में हर एक जगह ये भेजने का काम करता है। दूसरी बात है कि जो हमारा रक्त होता है मेरे भाई, ये ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ सब का परिवहन करता है। तो मेरे भाई ये ऑक्सीजन का भी परिवहन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करेगा, पोषक तत्व भी, खनिज लवण का भी परिवहन करता है, सबका परिवहन करता है। और अगर हम बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, इसका परिवहन करने के लिए धमनी भी होता है, सीरा भी होता है और केशिकाएं भी होती है, कैपिलरी भी होता है। धमनी जो होता है मेरे भाई ये क्या करता है? तो धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा, मोटी होती है इसकी दीवारें। सीरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है और इसकी दीवारें पतली होती है। और केशिकाएं मेरे भाई सीरा से भी बहुत पतली होती है, और केशिकाएं हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो कराता है, बहुत पतली होती है। इस बात को ध्यान रखना। ये सभी के सभी रक्त वाहिकाएं हैं। ये सभी के सभी हमारा क्या कहेंगे? रक्त वाहिका, जो ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आप सीधा कहेंगे सर इसमें से तीनों स्टेटमेंट अगर सही है तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए और डी को आप करिए करेक्ट और आपके आंसर्स हो जाएंगे डी। आगे चलते हैं। आगे मेरे में बोला गया कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हम लोग अगर देखते हैं इसमें से सही को ढूंढते हैं। परागन की बात कर रहा है मेरे भाई। प्लांट में हम लोग देखते हैं कि परागन की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो परागन हमारा होता है इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। परागन कहने का मतलब इसको पॉलिनेशन कहते हैं। और जो परागन की क्रिया होती है तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है, तो कहेंगे परागन में क्या होता है, जो मेल होता है जिसको हम लोग परागकण कहते हैं, वो हमारा कहाँ तो कहेंगे कहाँ पहुंच जाता है, तो कहेंगे हम कहेंगे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनेशन की अगर बात करते हैं इसमें क्या होता है, तो पॉलिनेशन में क्या होता है तो आप ऐसे समझिए जैसे कि मान लेते कि ये हमारा क्या तो एक फूल है। इस बात को समझना मेरे भाई, ये फूल हमारा होता है इस तरीके से, तो इसी का ये मेल पार्ट होता है और इसको हम लोग इंग्लिश में एंथर कहते हैं। जो पैकेट जैसा दिख रहा है एंथर कहते हैं, जिसको परागकोश कहा जाता है, हिंदी में कोश है ये परागकोश। और इसी परागकोश में छोटे छोटे कण होते हैं जिसको परागकण कहा जाता है और इंग्लिश में इसको पॉलिन ग्रेन्स कहते हैं। इंग्लिश में इसमें को क्या कहेंगे तो इसको पॉलिन ग्रेन्स कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे पॉलिन ग्रेन्स। और यहाँ पर कीट वगैरह कुछ बैठता है और यही कीट हमारा अगर यहाँ से इस जगह से उड़ करके अगर कीट यहाँ पर पहुंच जाता तो ये फीमेल पार्ट होता है और इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। ये क्या तो मेरे भाई वर्तिकाग्र हमारा होता है, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलिन ग्रेन्स का यहां से यहां पहुंच जाना ही पॉलिनेशन कराता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो मेरे भाई पॉलिनेशन किसी के माध्यम से होता है, पॉलिनेशन अपने आप नहीं होता, पॉलिनेशन माध्यम से होता है। चाहे हवा के माध्यम से हो, चाहे कीट के माध्यम से हो, चाहे पानी के माध्यम से हो, चाहे किसी के भी माध्यम से, लेकिन पॉलिनेशन जब भी होगा तो किसी के माध्यम से होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो जब पॉलिनेशन हमारा हो जाता है तब जाकर के, जब पॉलिनेशन हमारा हो जाता है तो वही हमारा क्या बन जाता है, तो आगे चल करके मेरे भाई यहां पर किसका निर्माण करता, तो कहेंगे यहां पर ओवरी का निर्माण करता है और ओवरी में जाकर के ओवरी क्या करता है, फिर फल वगैरह का निर्माण करता है। तो आप यहां पर सीधा कह सकते हैं मेरे भाई कि मान लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि परागन के बाद यानी पॉलिनेशन के बाद की बात कह रहा है, इधर की बात कर रहा है। कहता निषेचित अंडा, निषेचित अंडा कह रहा है मेरे भाई, जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होगा क्या वो जायगोट बनाता है? इसमें मेरे भाई जायगोट नहीं बनता है, इसमें जायगोट हमारा नहीं बनता, ध्यान रखेंगे। निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है, अंडाशय फल में विकसित होता है। ये जो हमारा अंडा निषेचित अगर हमारा यहां पर फर्टिलाइज अगर हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरी, ओवरी को कहते हैं अंडाशय और यही हमारा अंडाशय होता है। इस बात को ध्यान रखना, यही हमारा अंडाशय होगा। तो अंडाशय क्या करता है मेरे भाई, फल का निर्माण कर देता है। ये किसका निर्माण करेगा, तो कहेंगे यहां पर ये फल का निर्माण हमारा कर देता है। और इसी में होता है क्या, तो इसी के अंदर हमारा ओव्यूल होता है जो कि बीज का निर्माण करता है, इसको आप ओव्यूल कहते हैं।
ओव्यूल को आप क्या कहते हैं, इसको आप बीजांड कहते हैं। ये बीजांड होता है और ये बीज का निर्माण करता है। ये किसका, तो ये कहेंगे बीज का हमारा निर्माण करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये अंडाशय जो होगा मेरे भाई, ये निषेचन के बाद अंडाशय किसका निर्माण करेगा, तो फल में विकसित होता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बीज वगैरह होते हैं वो नए पौधे को जन्म दे सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो मेरे भाई इसमें से आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेंगे करेक्ट, बताइए तो। सीड फॉर्मेशन ओव्यूल, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, जल्दी से बताइए मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं मेरे भाई। ये टेस्ट जो हम आपको बताए, इसमें आपको मैथ और साइंस दोनों मिलाकर टेस्ट देना होगा। तो जिनको लगता है कि मैथ साइंस दोनों देना 6 to 8 के लिए देना है, तो आप 141 से 160 8वां नंबर सेशन को आप एंजॉय कीजिए। और उसी का डिस्कशन आज से स्टार्ट आपका हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग दूरी समय ग्राफ की बात करते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई हम लोगों को सीधा क्लियरली ये पता है कि किसके किसके बीच में ग्राफ की बात कर रहा है, तो दूरी समय ग्राफ की बात कर रहा है। और मेरे भाई जब भी दूरी समय ग्राफ की बात करता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि दूरी और समय का एक्सिस पता होना चाहिए। इसको दूरी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, इसको समय कहेंगे। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि दूरी और समय के बीच में, अब ये ग्राफ नहीं एक्सिस है, दूरी के समय के बीच में हमारा कोई भी ग्राफ हो सकता है। इसको ग्राफ मान लिए। तुम्हारा मन करेगा सर ऐसा ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ हो जाएगा। किसी का मन करेगा ऐसा ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ हो जाएगा। किसी का मन करेगा ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ हो जाएगा। मेरे भाई कहने का मतलब ये है, इसके बीच में दूरी और समय एक्सिस के बीच में, ये दूरी समय क्या है, तो दूरी समय एक्सिस है। इसके बीच में जो आप खींचिएगा उसके बाद ये ग्राफ कहलाता है। और इस ग्राफ की अगर बात करते हैं मेरे भाई, इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो याद रखना स्लोप का मतलब होता है मेरे भाई y बटा x, y बटा x। तो स्लोप का मतलब क्या होगा, तो y एक्सिस में दूरी है और x एक्सिस में हमारा क्या कहेंगे, हमारा समय है। और दूरी बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहेंगे चाल कहते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है मेरे भाई कि जब कभी भी दूरी समय ग्राफ की बात करेंगे तो दूरी और समय के बीच में कोई भी अगर ग्राफ होगा तो उस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो आप कहेंगे चाल देगा। तो मेरे भाई ये बात हम लोगों को ध्यान रख लेना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो दूरी और समय की बात कर रहे हैं। और दूरी समय के बीच किसी भी ग्राफ का स्लोप, किसी भी ग्राफ मतलब कैसा भी ग्राफ हो सकता है, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होगा, ढाल होगा, किसी भी ग्राफ का स्लोप मतलब ढाल जो होगा वो क्या देगा मेरे भाई, तो चाल देगा। ढाल क्या देगा, तो चाल देगा। अगर स्लोप ज्यादा तो चाल ज्यादा, स्लोप कम तो चाल कम। तो मेरे भाई स्लोप ही क्या होता है, दूरी बटा समय। स्लोप मतलब y बटा x, y बटा x, y बटा x, y बटा x। y में क्या है, दूरी, समय, तो दूरी बटा समय, उसी को चाल कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मेरे भाई। कथन कहता है हमारा कि कथन हमारा कहता है, बताइए कि कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ हमारा कैसा ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप है, ढलान का मतलब क्या होता है, स्लोप, ढलान का मतलब स्लोप होता है। तो मेरे भाई दूरी और समय ग्राफ, दूरी समय के बीच में ये लाल वाला ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो इस ग्राफ का स्लोप मेरे भाई चाल देगा। और वही दूरी बटा समय होता है। तो कह रहा है कि जो ढलान है वो वस्तु की चाल को बताता है, जो स्लोप है मेरे भाई वो कहीं ना कहीं चाल को बताता है। सेशन में कहीं दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है कारण की बात कर रहा है। अब वेग समय ग्राफ को खींचना है मेरे भाई। वेग समय ग्राफ की अगर बात कर रहा है तो इधर हमारा वेग हो गया, इधर वेग समय में मतलब वेग हमारा और समय खींचा गया। अब वेग और समय के बीच में किसी भी ग्राफ को आप बना लीजिए। अगर मान लेते हैं कि वेग और समय के बीच में कोई ग्राफ हमारा बन जाता है, ऐसा ग्राफ हमारा बन गया, तो मेरे भाई वेग समय ग्राफ की अगर बात करते हैं और इसके अंदर का अगर आप एरिया निकाल देते हो डायरेक्ट, अगर इसके अंदर का एरिया निकाल देते हो, डायरेक्ट मेथड है मेरे भाई, इसके अंदर का एरिया अगर निकाल देते हो तो यही एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, जिसको विस्थापन कहते हैं। इसको विस्थापन देते हैं। लेकिन अगर आपको यहां पर ऐसे बोल देता कि ये हमारा चाल है और ये हमारा क्या है, तो कहेंगे समय है, और इसके बीच में कोई ग्राफ होता, ऐसा ग्राफ होता, ये वाला ग्राफ है, ये तो एक्सिस हमारा चाल समय है, इसके अंदर का एरिया क्या देगा मेरे भाई, डायरेक्ट मेथड होता है कि इसके अंदर का अगर आप एरिया डायरेक्ट निकाल देंगे तो चाल समय है, तो यहां पर क्या देगा, तो कहेंगे दूरी देगा। मेरे पर रिलेशन भी होता है, चाल समय दूरी, रिलेशन होता है वेग समय विस्थापन। तो यहां कह रहा है कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, वेग समय तो एक्सिस है, ग्राफ हमारा ये है, इसके नीचे का जो एरिया होगा, इसके नीचे का जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन देता है। कह रहा है कि नीचे जगह क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, गलत है। दूरी नहीं होगा मेरे भाई, यहां पर विस्थापन होगा। ये क्या होगा, कहीं यहां पर विस्थापन होगा, तो रीजन आपका गलत है, रीजन गलत है, असर्शन सिर्फ सही है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है मेरे भाई। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या करेंगे, तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और आप सीधा कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट सही है और रीजन
हमारा क्या है, तो इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं मेरे भाई, यहां पर कह रहा, और स्लोप ऐसे ही निकालते हैं, y बटा x कर दीजिएगा, स्लोप निकल जाएगा। अगर हमारा वेग है और इधर समय है, तो वेग और समय के बीच में अगर स्लोप निकालना है, तो वेग समय के बीच में किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो मेरे भाई वेग बटा समय एक्सेलरेशन देगा, ध्यान रखेंगे। आगे दे रखा है कथन, गतिज ऊर्जा के बारे में बोला गया मेरे भाई। तो उड़ते हुए पक्षी, अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो कुछ हाइट पर उड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें गति है, तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। एक खिंचा हुआ धनुष अगर खिंचा हुआ है, खिंचा है मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। एक चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा ही होती है। आंसर करेंगे डी। आगे चलते हैं, अगला दे रखा है मेरे भाई, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो हमने आपको बताया है मेरे भाई कि जब कभी भी हम डिफ्यूजन की बात करते हैं ना, ये डिफ्यूजन जो हमारा विसरण होता है, ये कहां कहां होता है। तो आप एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि विसरण अगर हमारा होता तो ठोस में भी होता है, विसरण अगर हमारा होगा तो द्रव में भी होगा, और विसरण हमारा होता है तो हम लोग समझते हैं कि गैस में ही होता है। लेकिन ठोस एक ऐसा पदार्थ हमारा होता है जिस पर नॉर्मल टेम्परेचर पर विसरण नहीं होता है मेरे भाई, जबकि गैस में नॉर्मल टेम्परेचर पर भी विसरण होता है। रख दीजिए, फैल जाएगा। तो अगर हम विसरण की बात करते हैं तीनों में होगा, लेकिन मेरे भाई आपको विसरण की दर की अगर बात करते हैं किसमें ज्यादा किसमें कम होगा, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, विसरण अगर किसी में ज्यादा होता है तो गैस में सबसे अधिक होगा, फिर द्रव में होगा, और सबसे कम हमारा किसमें होगा, तो कहेंगे सबसे कम विसरण अगर किसी में होता तो हमारा ठोस में होता है। तो ये विसरण की दर का ऑर्डर है, इस बात को ध्यान रखना। ये किसका है मेरे भाई, तो ये विसरण कि दर का ऑर्डर है, इस बात को, दर का ये ऑर्डर है, ये बात आपको, विसरण की दर का ये ऑर्डर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई विसरण सबसे फास्ट किस में होगा, तो गैस में होगा। सबसे स्लो किस में होगा, तो ठोस में होगा। वाष्पीकरण जब कभी भी होता तो वह जगह से पानी जब वाष्पीकृत करता तो जगह क्या होगा, तो ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण हमेशा कूलिंग करता है, जगह को ठंडा करता, शीतलन हो जाता है। वाष्पीकरण से शीतलन मिलता है। और बॉइलिंग पॉइंट वह तापमान है जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है मेरे भाई। से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, हम सभी लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला मेरे भाई यहां पर दे रखा 22 नंबर क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग करके बताइए, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, एक बार जल्दी से कीजिए। तो नेहा जी परेशान नहीं होना है, रिजल्ट लेकर के दिखाइए, और हम चाहेंगे कि आप सभी का रिजल्ट हो, और बहुत ही प्यार से आप लोग रिजल्ट कर सकते हैं, इतना तो मुझे विश्वास है। अगर आप अच्छा मार्क्स लेकर के आइएगा तो रिजल्ट कौन देगा, आपका रिजल्ट होगा। आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत बस करिए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। टेस्ट के माध्यम से, चाहे थ्योरी के माध्यम से, चाहे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के माध्यम से रिजल्ट लेना है तो पूरी तरीके से शिद्दत के साथ मेहनत करना पड़ेगा। कह रहा मेरे भाई शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ये श्योर बात है मेरे भाई। शुद्ध जल जो होता है उसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अगर शुद्ध जल में नमक मिला दीजिएगा, शुद्ध जल में अगर नमक मिला दीजिएगा तो वो नमक क्या होता है, आयंस में टूट जाता है। आयंस में टूटेगा Na+Cl-, और किसी भी सॉल्यूशन में विद्युत धारा का प्रवाह आयंस के कारण होता है। तो मेरे भाई शुद्ध जल जो हमारा होता है, ये शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कहेंगे शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ये भी सही है। कारण दे रखा है कि अशुद्ध जल में जिसमें लवण घुले होते हैं, जिसमें लवण घुला हुआ जिस जल में उसको अशुद्ध जल कहेंगे, और यही लवण जिसको हम NaCl कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, NaCl कहते हैं, यही टूटता है तो Na+ और Cl- में ब्रेक करता है, आयंस में टूट जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह कर देता है। तो मेरे भाई असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो कहेंगे सही है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, तो कहेंगे यहां पर हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन के 22 नंबर क्वेश्चन का असर्शन और रीजन हमारा क्या है, इसमें लवण घुले होते हैं और विद्युत का संचालन करता है। तो ये वो कहना चाह रहा है मेरे भाई कि स्टेटमेंट सही है। ये आपको कह रहा है कि क्यों विद्युत का कुचालक होता है, और ये विद्युत का सुचालक क्यों है, क्योंकि अशुद्ध जल में लवण होता है जबकि शुद्ध जल में लवण नहीं होता है। तो मेरे भाई असर्शन और रीजन दोनों सही है। और मेरे भाई ये जो रीजन है ये न कहीं असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ऐसा इसमें है, इसीलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, और जो रीजन है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि हाँ विद्युत का तुम कुचालक क्यों हो, उसका रीजन है कि इसमें लवण है। आगे चलते हैं। अगला हमारा कौन सा धातु के बारे में गलत है मेरे भाई, यहां पर मेटल्स के बारे में गलत है, ये आपसे पूछा गया। धातु के बारे में हम लोग जानते हैं जनरली धातु हमारा ठोस होता है। अगर हम धातु की बात करते हैं इसको हम लोग मेटल कहते हैं, जनरली हम बोल रहे हैं, हमेशा नहीं मेरे भाई। इसमें भी कुछ अपवाद होता है। ये जनरली कैसा होता है कहेंगे, अगर जनरली अगर हम लोग देखें तो मेरे भाई ये जनरली हमारा ठोस अवस्था में होता है।
ये गैस अवस्था में नहीं होगा, ये जनरली हमारा ठोस अवस्था में होता है। हाँ, कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है जो कि एक्सेप्शन है मेरे भाई। तो अपवाद एक्सेप्शन में हमारा क्या है, तो आप कहेंगे यहां पर मरकरी है, क्योंकि मरकरी क्या है, तो ये धातु है। मरकरी क्या है, तो धातु है। और हम लोग जानते हैं एट रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, एट रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। जो वायुमंडल टेम्परेचर होता है एट रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड अवस्था में होता है, ये द्रव की अवस्था में होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो और धातु का ये पहचान। दूसरी बात मेरे भाई, अगर कोई धातु है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु में क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर किसी धातु में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो ये विद्युत धारा का भी सुचालक होगा और उष्मा का भी सुचालक होगा। इसलिए कहते हैं ये विद्युत और उष्मा, विद्युत और उष्मा दोनों का क्या होगा, तो कहेंगे दोनों का सुचालक माना जाता है। ये दोनों का क्या होगा, तो कहेंगे सुचालक होता है। विद्युत का भी सुचालक और उष्मा का भी सुचालक होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना। और जनरली मेरे भाई जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस्चर होता है। मेटल्स में क्या होता है, कहेंगे लेस्चर होता है, चमक होता है। मेटल में जनरली क्या जानते हैं, अगर कोई धातु है मेरे भाई, धातु में क्या पाई जाती है, कहेंगे धातु में चमक होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, धातु में चमक होती है। और जनरली मेरे भाई धातु ध्यान रखना कि धातु हमारा कैसा होगा, तो धातु हमारा कैसा होता है, कहेंगे धातु हमारा अधात वर्धनीय भी होता है। ये कैसा होगा, तो अधात वर्धनीय की हम बात करते हैं, तो अधात हमारा अधात वर्धनीय भी होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अधात वर्धनीय में लेवल होता है, थोड़ा सा हमारी टूटेगा नहीं, फैलता है। और दूसरी बात धातु हमारा कैसा होगा, कहेंगे डक्टाइल होता है, यानी कि मुलायम भी होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं धातु हमारा तन्य होता है। तन्य कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, इसी को इंग्लिश में डक्टाइल कहते हैं। इसको इंग्लिश में डक्टाइल प्रॉपर्टी का हमारा धातु होता है। तो मेरे भाई अगर धातु के बारे में गलत पूछा गया तो ये तो मेलेबल होगा, डक्टाइल भी होगा। जैसे हमारा सोना है, सोना हमारा क्या है, सबसे अधिक वर्धनीय धातु है। और सोना पर कितना भी होगा हमारे टूटेगा नहीं, फैलता है, सोना टूटता नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये डक्टाइल भी है। दूसरी बात मेरे भाई उष्मा और विद्युत का सुचालक क्यों है, क्योंकि धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है विद्युत धारा का भी संचरण करेगा, उष्मा का भी संचरण करेगा। अगला कहता है मेरे भाई वे आमतौर पर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते नहीं, ये गलत है मेरे भाई। हम लोग जानते हैं कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अगर कोई धातु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता, तो ये त्यागने की प्रवृत्ति, इसमें इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये बात आपको ध्यान। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है, वह धातु करता है। और इलेक्ट्रॉन को अगर कोई त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव आयंस आता है। इस बात को ध्यान रखना। ये तो मेरे भाई प्राप्त नहीं करता, ये ग्रहण थोड़ी करता, ये त्यागता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट था, ये स्टेटमेंट आपका राइट था, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग था। आपको क्या पूछा गया, रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढना था, तो आंसर करेंगे सी। आंसर करेंगे मेरे भाई सी। सी स्टेटमेंट रॉन्ग है टोटली, आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं। अगला हमारा दे रखा है मेरे भाई पास्चराइजेशन का जो कंसेप्ट दिया था, आप जानते हैं लुईस पास्चर ने दिया था। और पास्चराइजेशन में क्या होता है कि आप 60-65 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करते हैं। पास्चराइज करने से क्या होता है, बैक्टीरिया जम्स, बैक्टीरिया वगैरह मर जाता है, दूध खराब नहीं होगा। क्योंकि जब बैक्टीरिया पनप जाता है किसी भी चीज में तो उसको खराब कर देता है। तो अगर दूध को गर्म करके और उसको 60-65 डिग्री पर गर्म करते हैं और तुरंत ठंडा करते हैं तो इसी प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। ये कंसेप्ट किसने डेवलप किया था, तो हम लोग कहेंगे लुईस पास्चर ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। हम लोग जो मार्केट से पैकेट वाला दूध खाते हैं वो दूध मेरे भाई पास्चराइज्ड मिल्क होता है। आप डायरेक्ट भी उसको पैकेट से फोड़ करके आप पी सकते हैं, आपको हार्म नहीं करेगा, क्योंकि वो पास्चराइज्ड रहता है, ऑलरेडी बैक्टीरिया को मार दिया जाता है उससे। तो यहां पर कह रहा है कि पास्चराइजेशन दूध को खराब होने से बचाने की एक विधि है। और इसका कारण है कि इस प्रक्रिया में दूध को लगभग इतना से इतना डिग्री पर गर्म करते हैं और इतने सेकंड में, बहुत कम सेकंड में इसको ठंडा कर देते हैं, अचानक ठंडा करते हैं। तो मेरे भाई कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। और कारण जो है कथन का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए के अलावा कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ए के अलावा कुछ नहीं। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है कि मानव आंख के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए मेरे भाई। हमारे ह्यूमन आई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो ह्यूमन आई की बात कर रहा है मेरे भाई। यहां पर ह्यूमन आई की बात कर रहा है। अगर ह्यूमन आई की बात कर रहा है तो एक बात बताइए, हमारे आंख में जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है। हमारे आंख में जो लेंस होता है उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और ये उत्तल जो लेंस, हमारे आंखों में जो लेंस उत्तल लेंस होता है मेरे भाई, अगर हम इसकी बात अगर करते हैं तो ये क्या करता है, तो ये प्रकाश को अंदर जगने के लिए एक लेंस का प्रयोग
प्रयोग करते हैं और वह उत्तल लेंस होता है। बिल्कुल सही बात, हमारी आंख में होता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तभी तो आप किसी भी चीज को देख पाते हैं। और मेरे भाई हमारी आंखों से बहुत सारा क्या होता है, ऑप्टिक नर्व यानी कि यहां से निकला रहता है जो कि हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, सिग्नल को पहुंचाता है। जो हम लोग देखते हैं हमारा ब्रेन जाके सोचता है, तो उसी सिग्नल के माध्यम से मैसेज पहुंचता है। तो ये सब सही है। इस सब के बारे में काफी डिटेल में आपको थ्योरी की क्लासेस में पढ़ाते ही। आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई बढ़ेंगे। 6 to 8 9 10th के लिए आप देख रहे हैं मेरे भाई, आपके पास ये सेशन का जो आज स्टार्ट हुआ है 141 नंबर से 160 नंबर का टेस्ट का डिसेशन, इसका ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं। अगला दे रखा है और आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे टेस्ट में सभी लेवल के क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको। कभी कभी इजी लेवल का क्वेश्चन भी लोग गलती करता, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। हम मेरे भाई हम आपको प्यार से बता रहे हैं, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। गलती नहीं करना है, इसलिए छोटा भी क्वेश्चंस आपके लिए नंबर देके जाता है। गलती नहीं करना है, हर एक गलती को सुधारना। छोटा को छोटा मत समझिए, छोटा ही बहुत बड़ा घाव करके चला जाता है। एक मार्क से किसी का सिलेक्शन छूट जाता है। किस दुनिया में घूम रहे हैं जल्दीबाजी में। मेरे भाई विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछा तो एम्पियर कहेंगे, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो वोल्ट कहेंगे, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो ओम बोलेंगे। बताइए इसमें क्या बताना है, ये तो इजी था। आगे अगला मेरे भाई डिफोरेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर डिफोरेस्टेशन की बात करते हैं। और ये डिफोरेस्टेशन हमारा एक प्रक्रिया है, ये क्या है, तो एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। और ऐसी प्रक्रिया में वनों की कटाई होती, इसमें ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, तो वनों की कटाई करते हैं। और अगर आप वनों की कटाई करेंगे तो हमारी वायुमंडल में क्या होगा मेरे भाई, वनों की कटाई के कारण क्या होगा, इस बात को ध्यान रखना। इसके कारण मेरे भाई क्या होगा, तो इसके कारण क्या हो सकता है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या करेगा मेरे भाई, तो ग्लोबल वार्मिंग कर देगा। ये क्या करेगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा ग्लोबल वार्मिंग करेगा। और ग्लोबल वार्मिंग से हमारी पृथ्वी का तापमान, हमारे वायुमंडल का तापमान, हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ जाएगा। काफी काफी का मतलब बहुत अधिक काफी बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ जाएगा। और जब पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ जाएगा तो जो सजीव जीव जंतु, जो जीव जंतु है सब मारे जाएंगे। जो जीव जंतु है मेरे भाई, जीव जंतु क्या होंगे, तो यहां पर मारे जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा होता है। तो मेरे भाई डिफोरेस्टेशन कहने का मतलब होता है अगर वनों की कटाई करेंगे तो ये तो पॉसिबिलिटी है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मेरे भाई, यहां पर हम लोग पहले पहुंचते हैं और उसके बाद हम लोग आते हैं। और यहां पर बोल रहा है कि कथन में क्या कह रहा है, उसके बाद कथन में कह रहा है कि अगर डिफोरेस्टेशन करते हैं तो इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कौन करता है, पेड़ पौधा करता है, उसी को आप काट दीजिएगा तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो रह जाएगी और उष्मा जो हमारे सन से आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करते चला जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास उष्मा को अवशोषण करने की क्षमता होती है और वो एनर्जी को अवशोषित करके रखते चला जाएगा और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देगा। इसलिए मेरे भाई पेड़ पौधे लगाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते भी जाए, क्योंकि हमारे वायुमंडल में टेम्परेचर अगर इतना भी है तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% के कारण है। अगर बढ़ गया 1% अगर हो गया तो मेरे भाई विनाश हो जाएगा, 2% हो जाएगा तो विनाश हो जाएगा, ऐसा स्थिति होगा। इसलिए आप देखते होंगे कार्बन इमिशंस के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया था, इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए वो प्रोटोकॉल लाया गया था। तो ये चीज हमारा। और दूसरा कारण इसका क्या दे रहा है, असर्शन तो सही है, कारण क्या दे रहा है कि पेड़ जो होते हैं, जो पेड़ की आप कटाई करते हैं, पेड़ प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और उनकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर हमारा बढ़ जाता है। तो मेरे भाई जो पेड़ है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है अगर आप उसको पेड़ पौधे को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो बढ़ जाएगा। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और कहेंगे मेरे भाई दोनों अगर सही है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी के ए के अलावा कुछ नहीं करेंगे, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन हमारा क्या करता है मेरे भाई, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहते हैं मेरे भाई, हम लोग जानते हैं हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, आप सभी लोग पढ़े होंगे, कितनी बार पढ़े होंगे मेरे भाई मुझे पता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है इसको हम लोग ये लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। और लीवर क्या करता है, तो बाइल जूस का निर्माण करता है। मेरे भाई लीवर किसका निर्माण करता है, तो कहेंगे यहां पर ये बाइल जूस का निर्माण करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये बाइल जूस का निर्माण करता है, और बाइल जूस क्या करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। ये वसा को तोड़ता है, इसलिए वसा का पाइसीकरण करता है। इस बात को ध्यान रखना। ये वसा का पाइसीकरण, वसा को पचाता नहीं है, वसा का पाइसीकरण करता है। वसा को मेरे भाई बड़ी बड़ी जो वसाएं होती है उसको छोड़ करके छोटी छोटी वसाएं में तोड़ता है, जो कि हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि, जो कि हमारा लीवर है। इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन होगी, तो मेरे पास सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि मेरे पास सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहेंगे, तो आप इसको पीनियल ग्लैंड के नाम से आप जानते हैं। इसको आप क्या कहेंगे मेरे पास, तो यहां पर पीनियल ग्लैंड कहते हैं। और जो पीनियल ग्लैंड हमारा होता है हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और ये सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखना। और इसी पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसी से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और यही मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारे नींद को कंट्रोल करता है। हम लोग जो नींद को कौन कंट्रोल करता है, तो नींद को यहां पर कंट्रोल कौन करता है मेरे भाई, नींद को कंट्रोल करता है। इस बात को ध्यान रखना, जिसको हम लोग मेलाटोनिन हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि पता चल गया। अब एक ऐसी ग्रंथि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो मेरे भाई दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, पैंक्रियाज का नाम आप नहीं भूल सकते हो। आप इस पैंक्रियाज का नाम आप नहीं भूल सकते हो, जिसको आप अग्न्याशय कहते हो, जिसको आप अग्न्याशय कहते हो मेरे भाई, इसको नहीं भूल सकते हो। और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ये क्या है, तो कहेंगे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा क्या कहेंगे, पैंक्रियाज है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा कैसा होता है, कहेंगे ये इंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन भी होता है। ये इंडोक्राइन भी ग्लैंड है। इसमें हम कहेंगे हमारा एंजाइम का भी सिक्रेशन करता है, साथ ही साथ ये हमारे हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। हमारा मिश्रित ग्रंथि भी होता है। इसी पैंक्रियाज में हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल हमारा होता है। और उसी अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन, बीटा से इंसुलिन का, और डेल्टा से सोमाटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रेशन हमारा होता है। तरीके से एंजाइम्स भी निकलता है इससे, जो एंजाइम्स निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम इसी से निकलता है, माइलेज भी निकलता है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं यहां पर मेरे भाई, हम लोग कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा तो अग्न्याशय को टिक आउट कीजिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि हृदय होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा, तो लीवर होगा। सबसे छोटी ग्रंथि पिलियन ग्लैंड्स होगा। कौन सा कथन हमारा सही है मेरे भाई, जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। और एक बात आप जान लीजिए कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है मेरे भाई, याद रखना ये कैसा होता है, सेमी परमेबल होता है। सेल मेम्ब्रेन जो हमारे होते हैं ये कैसे होते हैं, देखेंगे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये सेमी परमेबल होता है मेरे पे, कुछ को जाने देता है। तो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन हमारा होता है, ये क्या करता है मेरे भाई, तो ये पदार्थ को जाने भी देता है और पदार्थ को आने भी देता है। तो मेरे भाई पदार्थ को जाने और आने देता है, जाने और भी देता है और पदार्थ को आने भी देता है, जाने और आने भी देता है। इस बात को आप ध्यान रखें। इसी से पदार्थ जाता भी आता भी है। तो मेरे भाई कोशिका झिल्ली, कोशिका में पदार्थ के प्रवेश और निकास को कंट्रोल करने का काम करता है। स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि केंद्रक जो होते हैं उसमें गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम हमारा होता है, जीन को धारण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और तब जाकर के हम लोग कहते हैं कि एटीपी का निर्माण होता है। सभी स्टेटमेंट सही है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला दे रखा हमारा यहाँ पर, प्रकाश का विक्षेपण तब होता है जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, उसी को डिस्पर्सन कहते हैं। और ये कंसेप्ट न्यूटन ने बताया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। श्वेत प्रकाश जब पड़ती है प्रिज्म पर तो 7 कलर में विभक्त हो जाती है। रीजन क्या कहता है, सफेद प्रकाश 7 रंगों का बना होता है मेरे भाई। और प्रत्येक रंग हमारा क्या करता है, कांच में थोड़ी थोड़ी अलग गति से गति करते, इसलिए वो अलग अलग हो जाता है। तो मेरे भाई हम कहेंगे असर्शन और रीजन सही है, और इसी घटना को तो डिस्पर्सन कहते हैं। इसलिए मेरे भाई असर्शन और रीजन दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी बेहतर दे रहा है। तो हम लोग आंसर ए के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं प्रजनन की बात कही गई तो हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं, और मेरे भाई हाइड्रा जो हमारा होता है ये हमारा क्या है, तो हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, ये सब हमारा निडेरिया संघ का जीव है। सिलेंट्रेटा इसी को कहते हैं, इसी को निडेरिया कहते हैं। ये हमारा निडेरिया संघ का जीव होता है। तो मेरे भाई निडेरिया संघ का जीव हमारा कौन है, तो कहेंगे हाइड्रा की बात करते हैं। तो जो हाइड्रा होता है मेरे भाई, इसमें जो प्रजनन होता है, हाइड्रा में जो प्रजनन होता है इसको हम कहते हैं मुकुलन, बडिंग
बडिंग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसमें कैसा तो कहेंगे, बडिंग विधि से हमारा प्रजनन होता है, मुकुलन प्रोसेस हमारा होता है और बडिंग प्रोसेस हमारा होता है। इसमें मान लेते कि ये हमारा क्या, तो इसको हम लोग हाइड्रा कहते हैं। अब इससे क्या होता है, इसके शरीर से छोटा सा पार्ट बाहर निकलेगा धीरे धीरे करके, और यही हमारा डिटैच हो जाएगा, इसके शरीर से बाहर निकल जाता और नया हाइड्रा बना देता है। तो यहां से हमारा न्यू हाइड्रा बन जाता है, इसी से न्यू हाइड्रा बन जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, इसी को मुकुलन कहते हैं। तो मेरे पास हाइड्रा में सिर्फ बडिंग नहीं होता है, हाइड्रा में बडिंग भी होगा और हाइड्रा में हमारा क्या होता है, रीजनरेशन भी होता है, पुनर्जनन भी होता है। इसमें यह भी होता है, इस बात को ध्यान रखना, पुनर्जनन भी होता है, इसमें पुनर्जनन भी होता है, इस बात को अब ध्यान रखना। तो मेरे भाई सबसे पहला कि अगर बताइए कि प्रजनन, अगर हाइड्रा में अगर प्रजनन बोला तो मुकुलन विधि द्वारा होता है, छोटा सा पार्ट शरीर से बाहर निकलेगा, वो डिटैच हो जाता, अलग हो जाता, वही नया हाइड्रा बना लेता है, और हाइड्रा में पुनर्जनन भी होता है। दूसरी बात मेरे भाई, तो हाइड्रा की कहानी थी, इस तरह से हमारा प्लेनेरिया होता है। अगर हम प्लेनेरिया की अगर बात करते हैं, ये भी हमारा जीव होता है, और याद रखना इसमें रीजनरेशन पावर होता है, इस प्लेनेरिया में रीजनरेशन पावर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और रीजनरेशन पावर कहने का मतलब मेरे भाई पुनर्जनन होता है, ये शरीर को रीजनरेट करता है, ये मेरे भाई ये क्या करता है कहेंगे, पुनर्जनन करता है, इस बात को ध्यान रखना, ये पुनर्जनन करता है। तो प्लेनेरिया में हमारा पुनर्जनन होता है, ये हमारा श्योर है। आगे स्पायरोगेरा क्या, तो एक प्रकार का शैवाल है मेरे भाई, ये समुद्री शैवाल है, फ्रेश वाटर में हमारा होता है, ये एक प्रकार का क्या कहेंगे, ये एक प्रकार का शैवाल है, ये मेरे भाई एक प्रकार का क्या कहेंगे, एक प्रकार का हमारा सवाल है। और मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार का सवाल तो है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है कहेंगे, यहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है, और आपको ध्यान रखना अगर क्लोरोफिल होगा तो ये मेरे भाई अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए यह स्वपोषी भी होता है, ये अपना भोजन खुद बनाता, स्वपोषी भी होता है। दूसरी बात मेरे भाई, ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, ये कहां पर, तो आपको ध्यान रखना है, ये फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलता है। और दूसरी बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इसमें जो जनन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, उसी का पार्ट अलग हो जाता है और फिर से नया सा शैवाल बन जाता है। तो इसमें ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी को चूज आउट कीजिए, और डी ही आपका राइट आंसर यहां पर होना है, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला देखा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मेरे भाई, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, कौन स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर जब कभी भी केमिकल रिएक्शन हमारा होगा तो नए उत्पाद का निर्माण होता है, सबसे पहला चीज हम लोगों को यह पता होना चाहिए, नए उत्पाद का क्या होगा, तो निर्माण होता है। दूसरी बात मेरे भाई, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो नया बंध बनता, नए बंधन का निर्माण भी होता है, बंधन टूटता है तो बंधन का बनता भी है मेरे भाई, तो बंधन टूटता है तो बंधन निर्माण भी होता है। तो मेरे भाई बंधन टूटता भी है तो बंधन का निर्माण भी होता है इस रिएक्शन में, इस बात को ध्यान रखना। और अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो मेरे पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान की अगर हम बात करेंगे, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन तापमान बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये तापमान को बढ़ाता है ये रिएक्शन, आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग इतना बात तो कह ही सकते हैं। तो यहां पर सीधा कहेंगे क्या होगा, तो नए पौधा पदार्थ का निर्माण होगा, नए उत्पाद बनेंगे, रासायनिक बंधन इसमें टूटता भी है बनता भी है। हम लोग जानते हैं नाभिक के हमारा क्या होता है, कहेंगे हमारा अपघटन अभिक्रिया होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, इसमें बंधन टूटता है। हमारा संयोजन अभिक्रिया, इसमें बंधन हमारा बनता है। तो मेरे भाई बंधन टूटना बनना ये सब लगा रहता है इसमें, और जो अभिकारक होते हैं उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये भी सही है, नया उत्पाद आपका बन करके आता है, नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और उसकी प्रवृत्ति प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, पहले का जो अभिकारक है उससे जो उत्पाद का जो रासायनिक गुण होगा मेरे भाई टोटली अलग हो जाता है। अगला दे रखा है कि बताइए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में गुरुत्वाकर्षण के कारण, मेरे भाई स्टेटमेंट जो आपको लिखा हुआ एनसीईआरटी में, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ, इस बात को ध्यान रखना। एनसीईआरटी क्या कहता है कि मान लेते कि ये हमारा सन है, तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो कौन लगाएगा, कहेंगे हमारा पृथ्वी चक्कर लगाएगी। आज भी मेरे एनसीईआरटी बैच में हम कराए थे, और इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाएगी, तो कहेंगे यहां पर हमारा मून लगाता है, इसको आप चंद्रमा कहते हैं। तो इसके बीच में अगर ये चक्कर लगाता है मेरे भाई, तो कौन सा फोर्स यहां पर काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी हमारा ये है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रही है। तो चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा हमारा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्ष में अगर घूमती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ध्यान रखना। और यही गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करता है। मेरे कारण दिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक अभिकेंद्रीय बल पैदा करता है जो कक्षा में घुमाते रहता है उसको। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, याद रखिएगा मेरे भाई। तो आंसर करेंगे रीजन हमारा असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
आगे चलते निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है मेरे भाई बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइए। नहीं कर पाइएगा क्या, एक बार बता दीजिए तो। ये क्वेश्चन कितना आसान है। कहता है मेरे भाई हम लोग एक्सॉन को कितना बार पढ़े हैं, जो पूछ जैसा लंबा सा होता है, ये न्यूरॉन का एक लंबा सा हिस्सा होता है। बताओ एक्सॉन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जिसमें माइलिन शीथ वगैरह बताते हैं। दो न्यूरॉन के जंक्शन को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है। मेरे भाई जब जंक्शन जहां पे होता है, जहां पे सिनेप्स होता है, वहां पर एक न्यूरॉन का अगर हमारा क्या होता है, एक्सॉन का एंड होता है, दूसरे न्यूरॉन का हमारा डेंड्राइट्स होता है। दोनों मिलकर के वहां पर क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करता है, तो उसको भेजता है, और उसी जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका अब एक विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में यात्रा करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में चलता है। और ये स्टेटमेंट मेरे भाई पूरी तरीके से राइट है। 1 2 3 तीनों करेक्ट है, तो आंसर क्या करिएगा, मोड ऑफ द अबव हमारा ही करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर आप टिक आउट कर लीजिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है, सही को बताना है। एक परमाणु में मेरे भाई एक कोई एटम है, उस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, लेकिन तब होगी जब उदासीन होता है, और परमाणु उदासीन होता है। यह स्टेटमेंट कौन बोला था कि परमाणु उदासीन होता है, डाल्टन ने बोला था। डाल्टन का एक ही बात तो मेरे भाई सबको माना था। डाल्टन ने बोला था कि परमाणु अविभाज्य, जो कि गलत हो गया। डाल्टन ने यह बात बोला था कि परमाणु उदासीन होता, सबने मान लिया था। और अभी के डेट में भी हम कहते हैं कि परमाणु उदासीन है। और अगर परमाणु उदासीन है मेरे भाई, तो आप कहेंगे उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, और वही परमाणु संख्या के बराबर होता है। ये बात आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और प्रोटॉनों की संख्या हमारा परमाणु संख्या के बराबर होता है। इस तरीके से द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। ये सब मेरे भाई थ्योरी क्लासेस में हम आपको बहुत डिटेल में कराते हैं। आगे चलते हैं। बायोगैस हमारा एक उत्तरी गैस है, जिसको हम लोग बायोगैस में गोबर गैस भी कहते हैं। और गोबर गैस से क्या निकलता है, मीथेन गैस बनती है, जो बिना धुएं का मेरे भाई मीथेन गैस, लेकिन काफी स्लो प्रोसेस में जनरेट होता है। ये हमारा एसर्शन और रीजन सही है, और इसीलिए इसको उत्कृष्ट ईंधन मांगते हैं, क्योंकि इससे कोई पॉल्यूशन वगैरह हमारा नहीं होता है। मेरे भाई एसर्शन रीजन दोनों सही है। एसर्शन रीजन जो एक्सर्शन का एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। आगे चलते निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, तो ओजोन की परत को क्षय करता है, और ओजोन की परत को क्षय से बचाने के लिए क्या करता है, हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हम लोग करे थे। तो याद रखना मेरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा क्या है, एक प्रकार का रेफ्रिजरेंट होता है, जिसका इस्तेमाल को बैन कर दिया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बैन कर दिया गया, जिसमें क्लोरीन होता है और ये निकलता है, तो क्लोरीन जाकर के अटैक करता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ओजोन की परत को क्षय के लिए तो यही जिम्मेवार होगा। सही। अम्ल वर्षा अगर होता है, तो सल्फर नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब हमारे पानी के साथ हमारा रिएक्शन करता है, तो हमारा एसिड रेन बन जाता है। और मेरे भाई स्मॉग की अगर हम बात करते हैं, तो हमने कई बार आपको बोला है कि स्मॉग हमारा क्या होता है। जो स्मॉग हमारा होता है मेरे भाई, जैसे कि मान लेते हैं कि गर्मी कहीं बहुत ज्यादा कर रहा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ठंड के दिन में कहीं क्या होता है, चिमनी भट्ठा चल रहा है, तो भट्ठा से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, स्मॉग निकल रहा है। और उसके चारों तरफ क्या है, तो मेरे भाई उसके चारों तरफ क्या है, तो उसके चारों तरफ फॉग है, कुहासा है, फॉग है, कुहासा है। तो स्मॉग और फॉग मिलकर के ही स्मॉग बनाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो स्मॉग और फॉग कब देखने को मिलता है स्मॉग, तो मेरे भाई स्मॉग देखने को मिलेगा ठंड में, गर्मी में स्मॉग नहीं मिलता है देखने को। तो मेरे भाई स्मॉग जब बनता है, तो स्मॉग और फॉग के कॉम्बिनेशन से मिलता है। तो जो स्मॉग हमारा ये धुएं और कोहरे के मिश्रण से मिलता है, धुआं और कोहरा के मिश्रण से मिलता है। स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये जनरली आपको ठंड के दिन में देखने को मिलता है। मेरे भाई कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप कहेंगे सर एसर्शन सॉरी इसमें तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों करेक्ट होगा। नहीं दिया है तो हम लोग सीधा कहेंगे सर नन ऑफ मोर ऑफ द अबव हम लोग मारेंगे और डी करेंगे करेक्ट। आगे चलते हैं। आज अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कौन सा सिंथेटिक का मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं मेरे भाई, ऊन हो गया, कपास हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या है, प्राकृतिक है ना। सेलुलोज क्या है, प्राकृतिक है। पॉलिस्टर हम लोग बनाते हैं, नाइलॉन हम लोग बनाते हैं, एक्राइलिक हम लोग बनाते हैं, रेयन हम लोग बनाते हैं, पॉलिस्टर हम लोग बनाते हैं, ये सब सिंथेटिक है, जो हमारे द्वारा बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई कि डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर हम दूरी की बात करते हैं, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, इस बात को ध्यान रखना। दूरी हमेशा कैसा होगा, कहेंगे दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये कभी शून्य नहीं हो सकता है, कभी शून्य और नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी शून्य और ऋणात्मक, कभी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कभी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यह दूरी की पहचान है। और दूसरी बात मेरे भाई, जब हम विस्थापन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो विस्थापन कहते हैं न्यूनतम दूरी को। विस्थापन किसको कहते हैं, तो न्यूनतम दूरी को कहते हैं। और जो विस्थापन न्यूनतम दूरी होता है, इसको dx से हम लोग दिखाते हैं। और याद रखना मेरे भाई, ये पॉजिटिव भी होगा, ये नेगेटिव भी होगा, और ये हमारा क्या होगा, शून्य भी होगा। ये तीनों हो सकता है, लेकिन ये हमारा शून्य तीनों नहीं होता।
तो विस्थापन शून्य हो सकता है भले ही तय की गई दूरी शून्य न हो। मेरे भाई ये कहीं सही है। अगला कहता है कारण, यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है, गति कर ली, और कोई वस्तु गति कर रहा है, ये वस्तु यहां से गति करना शुरू की, और अगर मेरे भाई कहता है कि अगर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है और अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट करके आ जाती है, यहां से चला ऐसे करके यहीं पहुंच गया, मेरे भाई जहां से चला वहीं पहुंच गया, विस्थापन क्या होगा? विस्थापन तो 0 हो गया। लेकिन दूरी क्या होगा? कहेंगे दूरी, अगर इसकी त्रिज्या अगर r है तो दूरी हो जाएगा 2πr परिधि के बराबर 1 चक्कर में। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं मेरे भाई कि हमारा विस्थापन तो शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं होगा। और यही चीज ये बता दिया कि अगर कोई सर्कुलर पाथ में गति करता है, जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन शून्य हो गया और दूरी 2πr होगा। इसके अलावा दूरी शून्य नहीं होगा। मेरे भाई रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। इस तरीके से पता चल गया तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए और ए को आप टिक आउट कीजिए और ए आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। बल का एसआई मात्रक पास्कल थोड़ी होता है, ये तो हमारा दाब का होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होगा, क्योंकि कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है और ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। हम सभी लोग जानते हैं। आज का डिस्कशन आपका यहीं पर होता है एंड। लेकिन हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, कल आप पूरी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद तरीके से, कल का जो आंदोलन है उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप आसपास में हैं तो सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। इससे क्या होगा कि वैकेंसी का क्लैरिटी आपके सामने आएगा कि वैकेंसी हमारा कब यहां पर हमारे सामने नोटिफिकेशन आता है। और हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं, दिन रात पागलों की तरफ पढ़ते जा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ एक आपको क्लैरिटी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए कल हो सकता है कि आपका आंदोलन भी है, तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि कुछ क्लासेस अगर बंद भी रहेगा तो अफसोस नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए कल आवाज को उठाएंगे। उसमें सारे टीचर्स, पूरी प्लेटफॉर्म की टीम, और आप जानते हैं मेरे भाई इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो सफलता भी पाएंगे और अपना हक के लिए तो सब लड़ता है, इसलिए वैकेंसी को भी क्रिएट कराना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच आप लोग मेरे भाई। हम सीधा कहना चाहते हैं कि टेस्ट दीजिए, डिस्कशन में तब पार्टिसिपेट कीजिए। दूसरी बात है, जो डिस्कशन में सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, मान लेते 40 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन सीखे तो सही, प्रैक्टिस में है तो सही, थ्योरी तो क्लियर हुआ सही, देखना भी है और लिखना भी है उस चीज को। मेहनत कीजिए ना, क्या दिक्कत है, सफलता आपको मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे भाई इस टेस्ट को आप कंटिन्यू करते रहिए और डेली आप लाइव आइए। डेली आपको अच्छे से इसमें सारे सेशन को कराया जाता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के जो क्लासेस है इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरे भाई आप मौज से, मस्ती से रहिए, पढ़िए मन से, और कल जो आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट भी। एक पटना में है तो ठीक है, नहीं तो आप सोशल मीडिया के जरिए भी आप लाइव आकर के अपनी आवाज को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आवाज रखना कोई गुनाह नहीं है, गलत तरीके से नहीं, सब कुछ सही तरीके से। क्योंकि पहले से जब घोषणा किया हुआ है तो आखिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं, एस्टेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं मेरे भाई, उसके बाद जो मुद्दा यहाँ पर आपका डोमिसाइल का है वो मामला क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, ये सब क्लैरिटी आपके सामने रहनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ने का मजा कितना गुना बढ़ जाएगा आप भी जानते हैं। ठीक है, बात बाकी हम लोगों का साथ हमेशा रहता है। प्लेटफॉर्म मेरे भाई हमेशा इस चीज के लिए आगे रहती है और प्लेटफॉर्म कोशिश करती है कि आपको बेहतर, हर तरीके से बेहतर बनावे, आपके हर एक चीज को वो समझ के काम करती है। आपको इतना रेगुलर बेसिस पर मेहनत करा रहा है, पढ़ा रहा है, इतना हर चीज एकुमुलेट करके के क्वेश्चंस को ला रहा है। कौन क्या करता है किसके लिए भाई? आपके लिए अगर कोई कर रहा है तो समझिए आप किस्मत वाले हैं, आपको हर चीज एक जगह मिल रहा है। आप मेरे भाई निकाल सकते हैं, एग्जाम को क्लियर कीजिए और अपने फैमिली का जो सपना है उसको पूरा कीजिए और एक अच्छा इंसान बनिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद।